हेलो एंड वेलकम टू द लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो एज ऑल ऑफ यू नो कि ये सेशन है हमारा क्लैट एक्सप्रेस का वन शॉट। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लैट एक्सप्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ। और हम डिस्कस करने वाले हैं हम फरवरी मंथ का हमारा क्लैट एक्सप्रेस। आई थिंक सो विद 1 और 2 डेज ही हुए होंगे आपको ये क्लैट एक्सप्रेस मिला होगा। सो टू गेट द ओवरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में जो आपको डाउट्स रहते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या विच फैक्ट इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट जहाँ फोकस करना है हमको, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा लेस हमको फोकस करना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो ये जो हमारा सेशन रहता है क्लैट एक्सप्रेस का वन शॉट, ये नॉर्मली आपको एवरी मंथ देखने को मिलता है, जिसमें हम एक एक क्लैट एक्सप्रेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दिसंबर मंथ एंड जनवरी मंथ की क्लैट एक्सप्रेस का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ उसको आप कवर अप कर लें। एंड ये जो पार्ट रहेगा हमारा, इसमें हम फैब को डिस्कस करेंगे। और आपके कोई क्वेरी हो, लगे कि आफ्टर द सेशन ऑल्सो कुछ चीज़ डिस्कस नहीं हुई या यू वांट टू ऐड समथिंग, है ना, योर सजेशंस एंड ऑल, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो सो दैट टीम कैन रिजॉल्व और वी ऑल्सो कैन ऐड समथिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि हाँ वी कैन ऐड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। और PDF जो है हमारा, इन केस यू आर पार्ट ऑफ लॉ प्रैप, तो ये पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। PDF आपको हार्ड कॉपी भी मिल गया होगा। और जो नॉन LPTians है वो भी हमारा क्लैट एक्सप्रेस ले सकते हैं, आपको बस LPT के पोर्टल पर, है ना, लॉ प्रैप ट्यूटोरियल के पोर्टल पर विजिट करना पड़ेगा। तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी टाइम से हमारे साथ जुड़ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी इस सेशन का बहुत ज़्यादा वेट रहता है ताकि ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक हो जाए हमारा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। इसमें हम देखेंगे तो हाउ मैनी टॉपिक्स आर देयर, तो अराउंड 16 टॉपिक्स है इसके अंदर, है ना। इस मंथ की क्लैट एक्सप्रेस के अंदर हम देखेंगे तो 16 टॉपिक है। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, इंपॉर्टेंट थिंग, एक ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी होने वाला है आपका, इफ़ योर टारगेट इज क्लैट 2026 क्लैट 2027, जिसमें यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। ये होगा मार्च 16 को, संडे को। तो ये QR कोड जो है ना वो आप स्कैन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये हर LPT के सेंटर पर होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारा दोनों अवेलेबल है। तो जिस भी केस में, जिस भी थिंग में आप कंफर्टेबल हो उस पार्ट में आप ये दे सकते हो टेस्ट हमारा। और यू कैन, इफ़ योर टारगेट इज क्लैट 2026 2027, तो यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। और लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो इधर यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर अपने आपको रजिस्टर कर लो। संडे 16 ऑफ मार्च को ये टेस्ट है हमारा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल में 3 न्यूज़ है हमारे पास में, जहाँ एक डिस्प्यूट है विद कंट्री श्रीलंका के साथ में। मोदी जी जब US गए थे तो वहाँ पर कुछ की एग्रीमेंट साइन किए थे, वो डिस्कस करेंगे। फिर साइबर क्राइम को लेकर के एक कन्वेंशन साइन हुआ है UN ने, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी टू ट्रीट द साइबर क्राइम, है ना, या टू रिजॉल्व द साइबर क्राइम। तो वो पर्टिकुलर इशू जो है हमारा वो यहाँ डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद नेशनल इशूज़ में हमारे पास 3 टॉपिक्स है, जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा इन द मणिपुर, या फिर हम बात कर ले हमारा न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, ज्ञानेश कुमार जो अपॉइंट हुए। और 6th पर्टिकुलर जो टॉपिक रहेगा हमारा, या 3rd न्यूज़ ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, वो है दिल्ली इलेक्शंस। तो उसके रिगार्डिंग भी 2-4 इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने हैं हमको। फिर पॉलिटी गवर्नेंस में भी हमारे पास में 3 पर्टिकुलर स्कीम्स है, कुछ इशूज़ है जिसमें बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमारा उत्तराखंड के UCC के बारे में, क्योंकि वो इंप्लीमेंट कर दिया है। फिर पेंशन स्कीम जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसको गवर्नमेंट ने अब इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तमिलनाडु में एक और कंट्रोवर्सी हो गया है रिगार्डिंग द, इस बार हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला का यह कंट्रोवर्सी है। तो क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको कवर अप करेंगे। फिर इकोनॉमिक्स में आएंगे तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रेपो रेट में कट किया है। और ये कट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज लास्ट 5 ईयर में अगर देखें तो ये फर्स्ट टाइम हमने रेपो रेट में कट किया है। तो दिस इज़ वाई दिस न्यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिपोर्ट्स और इंडाइसेस में बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट हमारे रिपोर्ट्स और इंडाइसेस के टॉपिक्स है। पेरिस का AI एक्शन समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, क्योंकि आगे जब भी करप्शन रिलेटेड कोई पार्ट आएगा तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास एनवायरमेंट रिलेटेड एक न्यूज़, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर मिसलेनियस एंड न्यूज इन शॉर्ट है, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वी विल ट्राई टू डिस्कस दोज पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। इन केस अगर नहीं भी होता है तो यू कैन कवर दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, और डाउट होता है तो यू कैन ड्रॉप दैट पर्टिकुलर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट हम उसको भी रिजॉल्व कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो मोदी जी गए थे US,
है ना। व्हाइट हाउस में उन्होंने मीटिंग करी वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलर न्यूज़ जो डेली बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू हमको देखने को मिलता है। तो अब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ न्यू इनिशिएटिव्स दे हैव साइंड, वो हमको डिस्कस करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो 2-4 चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए जब भी कोई पर्टिकुलर कंट्री का हमारा ओवरऑल विजिट होता है, चाहे कोई हमारे यहाँ आए या हम उनके यहाँ जाए, तो बेसिक पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दैट कंट्री, द कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है ना, प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, इस तरह के थिंग्स आपको याद रखनी है। वही चीज़ आपको यूएसए के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये हमको पता है, जेडी वैंस इज द वाइस प्रेसिडेंट, ये हमको कवर अप करना है ना। जो वहाँ का लेजिस्लेचर है जिसमें 2 हाउसेज है, लाइक वी हैव लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उनकी भी 2 हाउसेज है ना। वन इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव विद 435 सीट्स, और दूसरा जो है वो सीनेट है विद 100 सीट्स। इस तरह की जो थिंग्स है ना, उसको आपको अच्छे से कवर अप करना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, नॉर्मली इस तरह की चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है। कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी, इसमें डीसी जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, तो ये भी हमको याद रखना है कि डीसी किसको हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट आता है कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, है ना, इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, मैं मार्क कर रहा हूँ सो दैट आप उसको अच्छे से कवर कर लो, कोई पार्ट आपका मिस नहीं होगा। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म है, ये आपको कवर अप करना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्लैट आपको जो है वो कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म ही पूछेगा, वो पूछ लेगा ए स्टैंड्स फॉर व्हाट इन कॉम्पैक्ट, है ना, इस तरह का पार्ट लास्ट ईयर भी पूछा है उसने। एस स्टैंड्स फॉर व्हाट इन ब्रिक्स, और उससे प्रायर अगर प्रीवियस के पेपर देखोगे तो LGBTQAI+ जो कम्युनिटी है उसमें क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये क्वेश्चन क्लैट ने पूछा है। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्लैट, तो इसलिए हमको फुल फॉर्म याद करनी है, और नॉट ओनली फुल फॉर्म के 2-4 लेटर्स याद हो जाएंगे तो हम बाकी को मैच कर लेंगे, नो, ईच एंड एवरी पर्टिकुलर लेटर किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमको अच्छे से कवर अप करना है। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि किस पे फोकस रहा होगा, मिलिट्री पार्टनरशिप पे यानी डिफेंस पार्टनरशिप्स के, और साथ ही साथ में जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उनकी शेयरिंग के ऊपर रहा होगा। तो वेरी फर्स्ट जो पार्ट आता है ऑफ दिस पर्टिकुलर डील, वो है हमारा न्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स। कैसे 10 ईयर का एक फ्रेमवर्क हमने साइन किया है विद द यूएसए, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें यूएसए से प्रोक्योर करेंगे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट है वो है परचेज ऑफ F-35। एक 5th जनरेशन ये एयरक्राफ्ट है हमारा, है ना, जिसको लॉकहेड मार्टिन ने डेवलप किया है। तो यूएसए जो है ये हमको सेल करेगा F-35, ये उनका पर्टिकुलर हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। हमारे पास अपना खुद का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, वी आर ट्राइंग ऑल्सो, ऐसा नहीं कि हम नहीं ट्राई कर रहे हैं, बट उसमें टाइम लगेगा, 10 to 15 ईयर समथिंग लगेंगे। एज यू कैन सी कि 15,000 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पेंडिंग है भी। इसका नाम नहीं दिया, ये प्रोजेक्ट नेम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, बट 10 to 15 ईयर्स लगेंगे इसको बनने में। तो तक आप वेट तो नहीं कर सकते, बिकॉज वन ऑफ द हमारे नेबर जो है चाइना, उसके पास भी ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, J-20, J-35। एक हमारा बहुत अच्छा अलाय जो है सुखोई, रशिया, सुखोई Su-57, वो उसके पास अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हम ये परचेज करें, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टैरिफ चिल्ला रहे हैं वो, तो ये हमको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम इसको ये परचेज करना ही पड़ेगा। F-35 हमको परचेज करना पड़ेगा, लो क्वांटिटी में सही, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ सुखोई याद रखना है, अदर अल्टरनेटिव J-20, J-35 याद रखना है ना, जो चाइना का है। पाकिस्तान इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोक्योर F-35 एंड J-20, तो ऑब्वियसली हमको रिक्वायर्ड रहेगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, तो हमको ये परचेज करना है। इसके साथ इंडिया जो है हमारा 6 एडिशनल P-8I मैरीटाइम सर्वेलांस एयरक्राफ्ट भी परचेज करेगा, है ना। नंबर में 6 से आपको नेम याद रखना होता क्या है, ये मैरीटाइम सर्वेलांस के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने नॉर्मल कई बार देखा होगा ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट्स को, मतलब उसमें होता कोई नहीं है, रिमोट कंट्रोल होता है, वो नॉर्मली हमारा एविएशन के थ्रू जो एक ही प्लेस के ऊपर हमारा मॉनिटरिंग करने का काम करता है। यही चीज़ हमको चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये P-8I मैरीटाइम सर्वेलांस का जो एयरक्राफ्ट है वो भी हम परचेज करने वाले हैं फ्रॉम यूएसए, ये 10 ईयर की डील में पार्ट है हमारा। इसके अलावा एक जैवलिन एंटी टैंक हमारा गाइडेड मिसाइल भी जो है हम को प्रोड्यूस करेंगे इन इंडिया, मतलब इंडिया में बनेगा विद टेक्नोलॉजी ऑफ दीज पर्टिकुलर बॉडीज, जिनका ये पर्टिकुलर हमारा मिसाइल है। तो ये नेम याद रखना है, मिसाइल किसने बना, इंडिया में को प्रोड्यूस होगा। ये तो हुआ हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात। अब डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी बात कर रहे हैं कि एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और यूएसए ने, जिसका नाम है एशिया ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। क्या है ये कि सर यूएसए के पास ना सर्विलांस के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो है UAS, अंडर वाटर ऑटोनोमस
सिस्टम्स, है ना, सर्विलांस नहीं है, सिस्टम्स है। ये क्या होता है, अंडर सी ऑपरेशंस में काम आता है। जैसे ड्रोन्स तो आपके पास अवेलेबल है, तो ड्रोन्स के थ्रू तो आप हमारा एयर रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सर्विलांस हो वो कर सकते हो, लेकिन हर जगह सबमरीन्स को नहीं भेज सकते ना। अगर वाटर रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट हो हमारा, कि आपको सर्विलांस के लिए सबमरीन को भेजना, जाओ देख क्या हो वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है ना, कौन सा पर्टिकुलर शिपमेंट कहाँ है। तो यूएसए के पास ऐसा टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है जिसमें दे हैव सबमर्सिबल ड्रोन्स, मतलब जो वाटर के अंदर भी हमारा इजीली जो है सर्विलांस कर सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी अब हम यूएसए से लेने वाले हैं। नाम रखा है हमने काउंटर यूएएस, यानी कि अंडर वाटर ऑटोनोमस सिस्टम्स एंड मैरीटाइम डिफेंस के लिए एशिया नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये वो चीज़ें हैं जो हमको यूएसए देने वाला है। फिलहाल के लिए ये अनाउंस किया, हो सकता है आगे और भी कुछ चीज़ें हों, लेकिन हमको फिलहाल के लिए ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसी इनिशिएटिव के अंदर, इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव, कि सर इनोवेशन टेक्नोलॉजी में भी हम अपनी टाइज को यानी अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्गन कर रहे हैं, है ना, स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारा। कैसे कर रहे हो आप ये स्ट्रेंथन, कि 2022 के अंदर एक आईसेट नाम का इनिशिएटिव साइन किया था इंडिया एंड यूएसए ने, जिसमें मेन फोकस था हमारा सेमीकंडक्टर या फिर यूँ कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, है ना, हमारा क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल। तो उस पर फोकस करने के लिए और आर&डी को प्रमोट करने के लिए अब इसी आईसेट इनिशिएटिव को थोड़ा रीफ्रेम किया है और न्यू नेम रखा है हमने इंडिया यूएस ट्रस्ट इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू क्या होगा, दोनों पर्टिकुलर नेशंस के जो भी नेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, है ना, और उसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी होगा, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेजरली किस पे फोकस रहेगा हमारा, एडवांस मटेरियल्स पर। यूँ कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल डिफेंस में भी यूज़ आता है, न्यूक्लियर में भी यूज़ आता है ना, या फिर हमारा कोई क्रिटिकल इंफ्रा में यूज़ आता है, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इन सब पर फोकस करेंगे। तो ट्रस्ट इनिशिएटिव का फुल फॉर्म याद रखना, पर्पज़ याद रखना, ये रीनेमिंग या रीब्रांडिंग किया है आईसेट इनिशिएटिव का, ठीक है ना। और जब क्रिटिकल मिनरल की बात आती है तो दो चार चीज़ें हमको और पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द क्रिटिकल मिनरल्स, कि इंडिया में कितने क्रिटिकल मिनरल्स रिकॉग्नाइज्ड है। तो इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स रिकॉग्नाइज्ड है, ये आपको याद रखना है ना। इंडिया में जो क्रिटिकल मिनरल्स में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला था वो था लिथियम ब्लॉक। वो कहाँ मिला था, कौन से स्टेट में मिला था, तो वो मिला था हमको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर में रायसी नाम का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सलाल हेमरा नाम का एक ब्लॉक है, वहाँ लिथियम हमको ब्लॉक मिला था। इंडिया का ये फर्स्ट लिथियम ब्लॉक था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब लिथियम के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल हमारा लिथियम है, तो लिथियम ट्रायंगल नाम का भी एक पर्टिकुलर एरिया हमारा एग्जिस्ट करता है, लिथियम ट्रायंगल, जिसमें 3 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि कौन कौन सी पर्टिकुलर कंट्रीज जो है वो लिथियम ट्रायंगल को फॉर्म करती है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो न्यूक्लियर एनर्जी और हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आता है। इसमें मेंशन किया है कि इंडिया जो है ऑयल और गैस जो इंपोर्ट करता है फ्रॉम द यूएस, जो कि ट्रम्प के प्रेशर के कारण करना पड़ेगा हमको, और वो अब इंक्रीज करने वाले हैं। बदले में हमको क्या मिलेगा, यूएसए जो है हमको सपोर्ट करेगा टू गेट द मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो अगर हम बात करें ओवरऑल हमारे टॉप इंपोर्टिंग पार्टनर्स से, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं गैस को, तो कतार नंबर 1 पर आता है, यूएई नंबर 2 पर आता है, एंड देन यूएसए आता है, ऑलरेडी नंबर 3 पर है। और हो सकता है वेरी सून जो है ये नंबर हमारा सेकंड पे भी आ जाए, नंबर 3 में तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही करता है, यूएई को भी पीछे छोड़ दे, चांसेस आर देयर। क्योंकि लास्ट ईयर ही अगर हम देखोगे, अभी फ्यू डेज अगो एक न्यूज़ था कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में दिस फाइनेंशियल ईयर में हमने 71% मोर नेचुरल गैस जो है वो प्रोक्योर की है फ्रॉम द यूएसए। तो हो सकता है जिस रेट से आगे जा रहे हैं हम, तो हम यूएसए को सेकंड नंबर पर, और वेरी सून अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कतार को भी पीछे छोड़ सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको इसमें कवर अप करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में, हाँ एक पॉइंट इसमें और था, ये इंडिया और यूएसए ने जो ऑलरेडी 2008 का यूएस इंडिया 1-2-3 सिविल न्यूक्लियर हमारा एग्रीमेंट था, उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए सिग्नेचर और डिस्कशन कर लिए हैं। ये 2008 में साइन हुआ था, लेकिन फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इससे होगा क्या कि हमको अब यूएसए की टेक्नोलॉजी भी मिलेगी टू बिल्ड आवर ओन न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो इंडिया में रशिया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना ही रहा है, फ्रांस भी हमारा बना रहा है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट बिगेस्ट जो हमारा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो जेतपुर महाराष्ट्र में बन रहा है, वो फ्रांस बना रहा है। लेकिन अब तक यूएसए की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, बिकॉज यूएसए इजीली अपनी टेक्नोलॉजी किसी को प्रोवाइड नहीं करता, मटेरियल किसी को प्रोवाइड नहीं करता। और पास्ट में जब हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था कि हम सिविल पर्पस के नेम से हमने वो पर्टिकुलर मटेरियल प्रोक्योर किया फ्रॉम द कनाडा, और हमने स्माइलिंग बुद्धा जैसे टेस्ट वगैरह कर लिए, तो यूएसए ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे। तो इस वजह से एक ट्रस्ट इशूज़ थे यूएसए को कि क्या पता हम अपनी टेक्नोलॉजी दें और उसका वो पर्टिकुलर
यूज़ मिलिट्री पर्पज से कर दे, लेकिन इस एग्रीमेंट का फुल्ली इंप्लीमेंट होना अपने आप में सिग्निफिकेंट थिंग है। तो ये हमारा न्यू पर्टिकुलर जो है इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन अब इंप्लीमेंट होने वाला है। 2008 के अंदर इसको हमने साइन किया था, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट इसी में आता है आगे, क्रिटिकल मिनरल्स मैंने आपको बता दिए हैं, वो पॉइंट यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में लिख रखे हैं ताकि कोई पार्ट आपका मिस नहीं हो जाए। फिर बात हो रही है हमारा स्पेस कॉपरेशन की, तो स्पेस में इसरो और नासा मिलकर के एक्सियम 4 जो है हमारा मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें एक फर्स्ट इंडियन जो है वो जाएगा ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो पर्सन का नाम क्या है जो फर्स्ट इंडियन बनेगा टू विजिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा एक रडार सिस्टम भी वर्क कर रहा है जो कि नॉर्मली क्लाइमेट पर्पस के लिए यूज़ आएगा, मेट्रोलॉजी पर्पस के लिए यूज़ आएगा। नाम है निसार। ये इंडिया और अमेरिका, यू कहते हैं नासा और इसरो मिलकर के बना रहे हैं, नाम है निसार, ये याद रखना है। फिर एक पर्सन है जिसका कनेक्शन है 2008 के मुंबई टेरर अटैक से, जिसको हम कहते हैं 26/11 टेरर अटैक्स। उसमें जो मेन कल्प्रिट था उसको हम वापस इंडिया लेकर आ रहे हैं। ये डील ऑलमोस्ट साइन हो गई है, ट्रंप ने परमिशन भी दे दिया है, और उनकी जो पेटिशन थी जो उन्होंने पार्डनिंग के लिए या रिव्यू के लिए फाइल किया था वो सब हमारा जो है रिजेक्ट हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये विद इन फ्यू मंथ्स ये पर्सन इंडिया में होंगे, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ट्रेड का जो पार्ट है, तो एज ऑफ नाउ जो ट्रेड है हमारा वो $129 बिलियन है, उसको हमको इंक्रीज करना है $500 बिलियन तक। मिशन 500 इसका नेम दिया बाय 2030, ये याद रखना है टारगेट। और इस ईयर है ना, इन 2025 नवंबर मंथ के अराउंड इंडिया में क्वाड का समिट है। तो अभी मोदी जी गए थे, तो मोदी जी ने साथ साथ में इनवाइट भी कर दिया किसको, ट्रम्प को, कि सर आपको जो है वो आना है, हमारा जो क्वाड का समिट होगा वहाँ आपको आना है ना इंडिया। तो वो हमने इन्विटेशन दे दिया और ये फिर विजिट हमारा यहाँ पर कंक्लूड हो जाता है। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है इसमें एक्स्ट्रा, वो इंडिया और USA के जो रिलेशंस है वो आपको साथ में कवर अप करना है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। आई डोंट थिंक कि आपको इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये सब वो स्टैटिक डेटा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करंट वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, करंट के साथ स्टैटिक वाले पर्टिकुलर पार्ट को भी अच्छे से कवर अप करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया श्रीलंका का फिशिंग डिस्प्यूट। देखो अगर आप मैप पर देखोगे थोड़ा सा, ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया अगर आप देखोगे, तो ये जो बॉडी है ना, ज्योग्राफिकल बॉडी, इसको कहते हैं पलाग स्ट्रेट। ये इंडियन टेरिटरी को और श्रीलंकन टेरिटरी को हमारा डिवाइड करती है, यू कहते सेपरेट करती है। पलाग स्ट्रेट के नेम से फेमस है, ये आपको याद रखना है। और ये जो पर्टिकुलर वाटर बॉडी है हमारा, नैरो वाटर बॉडी जो है, ये काइंड ऑफ बाउंड्री मार्क करता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री मार्क करता है, लेकिन ये ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। जो ऑफिशियल इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री है 1974 की, वो कुछ ऐसी दिखती है। ये है हमारा वो पर्टिकुलर इंटायर बॉर्डर, और ये जो स्ट्रेट है इस पूरे रीजन को कहते हैं हम पलाग स्ट्रेट, ठीक है, जो कि सेपरेट करता है इंडिया एंड श्रीलंका को। मेन क्राइसिस है इस लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है हमारा, ये जो मैरीटाइम बाउंड्री दिख रही है, इसमें हमारा कई बार क्या होता है, फिशरमैन फिशिंग के लिए जाते हैं और फिश को ढूंढते ढूंढते वो इंडियन वाटर से श्रीलंकन वाटर्स में एंटर हो जाते हैं। अब उतना डिमार्केशन तो है नहीं भाई, अगर कोई लैंड होता वहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर फेंसिंग वगैरह कर देते तो हमको आइडिया हो जाता कि भाई सामने बॉर्डर है, नहीं जाना है। लेकिन वाटर में प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो कई बार लोग जो है निकल जाते हैं, और इतने ज़्यादा वो हमारे नॉलेजेबल भी नहीं होते कि उनको लगा श्रीलंकन वाटर्स आ गए, वो तो ठीक है फिश के लिए गए थे, पकड़ के वापस आ जाएंगे, उनको जो है वापस अपने घर जाना है। लेकिन इस पूरे इंटायर इशू में, क्योंकि आपने एक किसी अदर नेशन की सोनिटी में एंटर कर दिया, उसकी पर्टिकुलर बाउंड्री में एंटर कर दिया विदाउट देयर परमिशन, तो नेवी कई बार एक्शंस लेती है। तो ये तो नॉर्मल होना चाहिए। फिर इशू क्या है सर? इशू है हमारा जो थोड़ा सा ओल्ड है, जिसमें यहाँ एक आइलैंड आपको नजर आएगा, कच्चा थी वो। मेन इशू इससे आसपास का एरिया है। श्रीलंका का फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना है कि देखो आप इस तरह से जब बार बार आते हो ना, आपके फिशरमैन एंड ऑल, तो हमको एक थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी का। भाई कोई फिशरमैन आएगा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन पास्ट के अंदर यहाँ बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स रहे हैं, वो अगर मान लो फिर से राइज करते हैं और वही फिशरमैन की आड़ में अगर वो एंटर करते हैं, तो श्रीलंका जो सिविल वॉर पास्ट में देख चुका है वो वापस नहीं देखना चाहता। तो एक इनका कंसर्न ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है वो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी जो सिविल वॉर टाइम पीरियड में थी या उन मिलिट्री ग्रुप्स की थी उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। तो हमको एक सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है कि भाई मान लिया कि कोई नॉर्मल इंडियन फिशरमैन है, ये तमिलनाडु से निकला होगा और फिशिंग करते करते यहाँ आ गया, बट वाई टेकिंग रिस्क? हम भी यही करेंगे। मान लो कोई पर्टिकुलर पर्सन पाकिस्तान का हो, फिशरमैन हो, घूमता घूमता यहाँ आ गया, हम क्यों माने कि भाई नॉर्मल फिशरमैन है? एक बार के लिए तो उसको हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ही मानेंगे, फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वापस भेज देंगे।
है ना। लेकिन हम नॉर्मली ऐसा कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके वापस भेज देते हैं कि ठीक है तुम नॉर्मल पर्सन है, आप सामने वाले अथॉरिटी से बात कर लिया और वापस भेज दिया। लेकिन यहाँ कंसर्न ये भी हो जाता है कि कई बार अथॉरिटीज़ वहाँ की जो है हमारे फिशरमैन्स को जानबूझ के अरेस्ट करती है ना। और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम हुआ, अभी भी ये इसीलिए न्यूज़ में था कि फ्यू फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लिया था। तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है पास्ट में फिशरीज पर्पस के लिए एंड ऑल, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो आप एटलीस्ट उनके साथ जो है ह्यूमन बिहेवियर करोगे। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसमें थ्रू यू आर अरेस्टिंग देम लाइक हमारा क्रिमिनल एंड ऑल, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस सब डिस्प्यूट में सबसे पहला जो पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये आइलैंड है हमारा कच्चाथीवू। तो कच्चाथीवू अगर लाइन में देखोगे आप तो ये श्रीलंकन साइड के अंदर अवेलेबल है, यानी इस पर किसकी अथॉरिटी है, किसका ये पार्ट है, श्रीलंका का पार्ट है। लेकिन इसका पास्ट का जो हिस्ट्री है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वन है कि एक टाइम पीरियड ऐसा था जब ये सिलोन, श्रीलंका को दैट टाइम पीरियड में हम सिलोन कहते थे, 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, इवन जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तब तक भी ये सिलोन ही हुआ करता था। तो एक टाइम पीरियड था इस तरह का जब ये पूरा का पूरा जो पर्टिकुलर एरिया है, ये कच्चाथीवू आइलैंड जो है हमारा, वो श्रीलंका के अंडर था अर्ली टाइम पीरियड के अंदर। फिर बाद में इंडियन रूल्स के अंदर आया, मद्रास के अंदर एक डायनेस्टी, एक जमींदारी सिस्टम वर्क करता था, तो उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। बाद में क्या ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स इंडिया में भी रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स श्रीलंका में भी रूल कर रहे थे, तो इस तरह का कोई कंसर्न था नहीं हमारा। लेकिन बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसको लेकर के कंसर्न हुआ कि अब ये किसका, और ये वो टाइम पीरियड है 74-71 वाला पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमारा, 70s का स्टार्टिंग वाला पार्ट, कि जब हम ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ वॉर एक कर चुके थे, नया नया बांग्लादेश बना था, तो वी नीड मोर फ्रेंड्स, है ना, इन आर सराउंडिंग। एनिमीज तो थे ही ऑलरेडी हमारे पास में, तो हमको फ्रेंड चाहिए थे। और एक छोटा सा ये आइलैंड जो कि बैरन आइलैंड है, यहाँ कोई रहता नहीं है, एक स्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पर एक चर्च अवेलेबल है ना, वो लिखा हुआ है इसी के अंदर, वो आपको कवर अप करना है, सेंट एंथनी चर्च ये लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर। तो वो आपको पूछ लेगा कि जो चर्च अवेलेबल है, ओनली स्ट्रक्चर जो इस पूरे आइलैंड पर है वो ये चर्च ही है हमारा। तो ये इंटायर जो बड़ा रीज़न है हमारा उसमें यही था, और कुछ और मिलता नहीं है, कोई मिनरल अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया ने कहा कि भाई स्ट्रेटेजिकली श्रीलंका इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो एक आइलैंड के लिए हम इस तरह का कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट उनके साथ करेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट 1974, और एज पर दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट हमने कच्चाथीवू को हैंड ओवर कर दिया ऑफिशियली श्रीलंका को। वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, है ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से ऐसे ही रन कर रहा था, तो वो ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट के थ्रू करना पड़ा। हमने बस ये कह दिया कि हम अपने पर्टिकुलर इशूज़ को रिजॉल्व करना चाहते हैं विद श्रीलंका, एंड श्रीलंका के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन होंगे इस तरह की चीज़ करने पे। लेकिन एक एग्रीमेंट में हमने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वी विल यूज़ दिस पर्टिकुलर आइलैंड, यानी कि हमारे इंडियन फिशरमैन जो है इस आइलैंड को फॉर लेजर पर्पज, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लेम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिशरीज करने आएंगे तो अपने बोट को पार्क करके थोड़ा बहुत रेस्ट तो कर ही सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से चल रही थी, कोई कंसर्न वाला पार्ट नहीं था। लेकिन जब सिविल वॉर एंड हुआ और उसमें जो इंडिया का रोल था, अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा असैसिनेशन ऑफ द राजीव गांधी वाले पार्ट में, तो इंडिया ने अपनी फोर्सेज एंड ऑल सब कुछ भेजी थी। तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेशंस जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑन दिस पर्टिकुलर मैरीटाइम रीजन बाउंड्रीज पे थोड़ा सा डिस्प्यूटेड पार्ट आज भी रन कर रहा है, और फ्रीक्वेंट अरेस्ट, टॉर्चर एंड ऑल सब कुछ होता है। और ये कच्चाथीवू आइलैंड फिर हम, क्योंकि बहुत सारी बार आपने तमिल पर्सनस को इस तरह से अरेस्ट किया, तो तमिलनाडु से मेनली डिमांड आता है कि ये आइलैंड ही वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये हमारा था, तो हमको ये वापस आइलैंड चाहिए, सो दैट हमारे फिशरमैन इजीली यहाँ पर फिशिंग एंड ऑल कर सके और बार बार ये अरेस्ट नहीं करना पड़े। दिस इज़ वाई ये पूरा इंटायर इशू जो है वो रीसरफेस हुआ। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप उसको आराम से कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक रिलेशन, कौन सी बॉडी में ये कॉमन पार्टनर है, और ये सब चीज़ें आपको इसमें कवर अप करनी है। ठीक है, फिर आता है थर्ड पर्टिकुलर टॉपिक हमारा, ये है यूएन का हमारा क्लाइमेट, यूएन का जो कन्वेंशन है ऑन द साइबर क्राइम, उससे रिलेटेड है। तो साइबर क्राइम हम सबको पता है एक ऐसा पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राइम जिसके अंदर हमारी जो अथॉरिटीज़ है या हम है, कोई किसी भी तरह से हमको अफेक्ट करता है यूजिंग द इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स एंड ऑल, और हम पर वो अटैक जो प्राइवेसी, डेटा ब्रीच, फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड ऑल, इस तरह की सब चीज़ें होती है यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंटरनेट एंड ऑल। ये होता है हमारा साइबर क्राइम, जिसमें एक पर्सन जो है वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, फिजिकली कोई पर्टिकुलर चीज़ को थेफ्ट नहीं कर रहा है वो, लेकिन हाँ कहीं एक रिमोट प्लेस पे बैठा बैठा आपके कंप्यूटर में क्या क्या अवेलेबल है वो सब चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, और बदले में फिर आपको उसमें फाइनेंशियल कोई ना कोई हमारा रैंसम एंड ऑल देना पड़ता है, या कोई और हमारा हरासमेंट एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें होती है। इस तरह के क्राइम्स को हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। तो इस क्राइम से डील करने के लिए ज़रूरी है कि कंट्रीज़ हमारा एक दूसरे के साथ, ऑल द स्टेक होल्डर शुड वर्क टुगेदर, बिकॉज अगर एक्स नाम की कंट्री में बैठा कोई पर्सन ये क्राइम कर रहा है,
लेकिन क्राइम जो है वो वाई नाम की कंट्री के अंदर हुआ है, तो फिर उस वाई कंट्री का जुरिडिक्शन तो एक्स पे लगेगा नहीं, तो जरूरी है ना एक्स और वाई के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, है ना। तो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कोऑर्डिनेशन बनाओ, ऐसे लॉज बनाओ जिसके थ्रू कंट्रीज़ भी एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, यहाँ के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कंट्री हेल्प करे, उस कंट्री के लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा कोई और पर्टिकुलर कंट्री हेल्प करे। और अगर किसी के पास ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं अवेलेबल है तो कोई कंसर्न नहीं है, एटलीस्ट जिसके पास अवेलेबल है वो तो हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसलिए एक कन्वेंशन हमारा ये हुआ था, एक मीटिंग हुआ था इन द यूएन, और उन्होंने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। रेजोल्यूशन का नंबर आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपको जो है वो श्योरली चांसेस है कि नंबर पूछ लेगा कि ये रेजोल्यूशन नंबर क्या है इसका। तो रेजोल्यूशन नंबर 79/243, लेकिन ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इम्प्लीमेंट तब होगा जब हनोई के अंदर मीटिंग होगी, वियतनाम के अंदर मीटिंग होगी दिस ईयर 2025 में सिग्नेचर्स के लिए। और एटलीस्ट जो इसके मेंबर्स है यूएन के मेंबर 193, उसमें से 40 मेंबर इसको हमारा रेटिफाई कर देंगे, यानी कि अपने ओन पार्लियामेंट से इसको पास कर देंगे, तब ये जाकर के इम्प्लीमेंट होगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बन जाएगी। यस, वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी बन जाएगी ये, जो कि साइबर क्राइम से डील करती है। तो ये आपको याद रखना है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू डील विद द साइबर क्राइम, ये हमारा बन जाएगा। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है। एम क्या है कि हमको इफेक्टिवली प्रिवेंट करना है और इफेक्टिवली रिजॉल्व करना है द इशू ऑफ द साइबर क्राइम, और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करना है थ्रू द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू हमको टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू एक दूसरे को डेवलप करना है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ क्राइम। मेंबर्स कितने हैं इसके, 193 एज ऑफ नाउ मेंबर है, लेकिन सिग्नेचर किसी ने भी नहीं किए हैं। सॉरी, सिग्नेचर तो कर दिए हैं क्योंकि वो यूएन के पार्ट है, लेकिन रेटिफाइड नहीं किया है, तो 40 रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इसका सेक्रेटरीट कहाँ होगा, जहाँ पर यूएन का हमारा ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, यहीं पर इसका हमारा सेक्रेटरीट है। ये एक बार इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी ये बन जाएगा। इसके अंदर क्या क्या की प्रोविजंस है कि सर इसमें ग्लोबल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रखी है ना, एक्स्ट्राडिक्शन, हमारा प्रोसिक्यूशन, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, सब कुछ इसके अंदर देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा कंट्रीज़ के बीच में, सो दैट क्रॉस बॉर्डर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह है तो वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्रिमिनल ऑफेंस माना है हमने साइबर क्राइम को, ताकि पता लगे कि हैकिंग एंड ऑल भी जो है हमारा वो सब क्रिमिनल ऑफेंस में काउंट होगा हमारा। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट आता है कि प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड अब्यूज़, मतलब जो चाइल्ड अब्यूज़ भी होता है इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू एंड ऑल, वो चीज़ों को भी हमने इसी में इंक्लूड किया है, क्योंकि मल्टीपल थिंग जो है इन साइबर क्राइम के नेटवर्क्स के थ्रू हमारा फ्लोट होती है जो चाइल्ड अब्यूज़ से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने रूल्स भी कुछ एस्टेब्लिश किए हैं जिसके थ्रू जो ओवरऑल स्टेट का जो हमारा जुरिडिक्शन है ओवर द साइबर क्राइम, वो हमारा ऐसा नहीं हो कि आपके यहाँ पर्टिकुलर क्राइम हुआ है, मेरे यहाँ थोड़ी हुआ है, वो यहाँ बैठ के कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अफेक्टेड हूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल अगर जुरिडिक्शन हमारा जो है ओवरलैप भी होता है तो स्टेट एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर ले कि केस कहाँ पर इनिशिएट करना है या कहाँ पर स्टार्ट करना है। स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे एविडेंस शेयरिंग के अंदर। इसके अलावा प्रोसीजरल टूल भी बनाए हैं हमने कि कैसे चीज़ों को वर्क करना है ना, ताकि पता रहे कि अगर कोई मटेरियल सीज किया है तो उसका प्रोसेस क्या है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर अनाउंस की है। और प्रोसीजरल सेफ गार्ड भी है, गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ नहीं करे, इसके लिए जुडिशियल ओवरसाइटिंग भी अलाउ की है कि भाई जुडिशरी भी इंटरवेन कर सकती है इन सब चीज़ों के अंदर, है ना। और साइबर क्राइम हमारे लिए अपने आप में एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो है काइंड ऑफ थ्रेट है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, या ये कहते सेकंड बिगेस्ट कंट्री है जिसमें साइबर क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ना। साइबर क्राइम अगर कहीं लार्जेस्ट स्केल के ऊपर देखने को मिलता है तो आफ्टर यूएसए जो है वो हमको देखने को मिलता है इन इंडिया। तो इसीलिए इंडिया सेकंड लार्जली अफेक्टेड कंट्री है, तो वो चीज़ हमको पढ़ना ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। फिर आता है इंडिया में जो की इनिशिएटिव है एज ऑफ नाउ टू प्रिवेंट द साइबर क्राइम, वो आपको कवर अप करना है। जैसे सर्टिन हो गया, इंडिया की एपेक्स बॉडी हमारा जो इस पर पर्टिकुलर हमारे साइबर क्राइम से डील करती है, या I4C हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है। इसके अलावा हमारा क्रिटिकल इंफ्रा को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेंटर है हमारा, प्रोटेक्शन सेंटर, वो एग्जिस्ट करता है। फॉरेंसिक जैसे साइंस होती है हमारा मर्डर्स एंड ऑल केसेस में, वैसे ही साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी भी हैदराबाद में एग्जिस्ट करती है। बाकी ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो अभी इंडिया के अंदर हमारे वर्क कर रहे हैं, जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट यू विल फाइंड काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 का, ये वर्ल्ड की फर्स्ट ट्रीटी है ऑन द साइबर क्राइम। बट
डिफरेंस क्या है अभी वाले में और इसमें, कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं यूएन कन्वेंशन ऑन द साइबर क्राइम, वो वर्ल्ड की फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें आपको इसमें साथ में कवर अप करनी है। तो ये हमारे इंटरनेशनल के तो सारे टॉपिक कवर हो गए। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल वाले पर्टिकुलर पार्ट को। तो नेशनल के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या क्राइसिस है, न्यूज़ है हमारा, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन द मणिपुर। अगर आप मणिपुर की ज्योग्राफी को देखोगे, इसमें इमेज होना चाहिए, आई होप देख लेते हैं, नहीं इसमें इमेज नहीं है। मणिपुर की अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे तो यू विल फाइंड कि मणिपुर का जो हमारा प्लेन एरिया है वो मणिपुर का ओवरऑल 40% के आसपास का एरिया है, लेकिन 60% पॉपुलेशन जो है उसी एरिया के अंदर रहती है, इम्फाल रीजन जिसको हम कहते हैं। बाकी जो मणिपुर का सराउंडिंग वाला पार्ट है हमारा 60% एरिया, जहाँ 40% पॉपुलेशन रहती है, वो ट्राइबल कम्युनिटी का पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, और वहाँ लेस नंबर ऑफ पर्सनस जो है हमारे रह रहे हैं इन द मोर एरियाज। ऐसा कुछ पर्टिकुलर पार्ट है कि मैतेइज जो है वो इम्फाल वाले रीजन, प्लेन रीजन में रहते हैं, एंड कुकी, झूमी, चिन, इस तरह की मल्टीपल जो ट्राइब्स है हमारा, नागा एंड ऑल, वो सब उस हिली एरिया के अंदर रह रही है। अब ये तो हुआ पॉपुलेशन और ज्योग्राफिकल वाला पर्टिकुलर पार्ट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज़ों के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप पॉलिटिकल देखोगे तो मणिपुर की जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स है उसमें से 60% मैतेइज का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन में वो मोर है ऑब्वियसली, भले लेस एरिया में रह रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, पॉपुलेशन में तो मोर है। एंड साथ साथ के अंदर हमारा जो हिली एरिया है, यानी कि कुकीज़ की बात कर ले तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमारा रिमेनिंग 40% है, ट्राइब्स एंड ऑल सबको मिला ले तो हमारा बाकी सबका। तो पॉलिटिकली कुकीज़ जो है वो थोड़ा लेस रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मैतेज का अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, भले ही वो लेस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रह रहे हो ना। कुकी, जोमी, चिन, ये सब जो ट्राइब है ना, ये सब शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको मैंने स्टेटस दे रखा है कि आप एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, और इफ़ यू आर अ शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, तो रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना, ऑटोनॉमी, डिसीजन मेकिंग, जुडिशियल फंक्शंस एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे आपको हमारे एक्स्ट्रा पर्टिकुलर राइट्स मिले हैं या स्पेशल प्रोविजंस है जो आपको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं कि गवर्नमेंट का लेस से लेस इंटरवेंशन रहे इन दीज पर्टिकुलर एरियाज। लेकिन मैतेइज जो है वो पास्ट में कभी शेड्यूल ट्राइब हुआ करते थे। पास्ट कितना पास्ट, जब वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, है ना, जैसे इंडिया के अंदर मल्टीपल प्रिंसली स्टेट रहे हैं, वैसे मणिपुर भी एक टाइम था जब प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो प्रिंसली स्टेट जब इंडिया का इंटीग्रेशन वगैरह हो रहा था तब मणिपुर के जो किंग थे दैट टाइम में, उन्होंने डिसाइड किया कि हमको इंडिया के साथ जाना है, तो वो इंडिया के साथ आ गए, वो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाता है। लेकिन जब वो हैंडओवर करते हैं अपनी पर्टिकुलर इंटायर एरिया को या अपने पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट को टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनते हैं, तो मैतेइज का अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है इन द पॉपुलेशन। मतलब उस एरिया में बहुत, जितने एरिया मणिपुर था उस एरिया में काफ़ी सारे पर्टिकुलर लोग जो मैतेई कम्युनिटी से थे और वो ट्राइबल फॉर्म में रिकॉग्नाइज थे। लेकिन धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन डिक्रीज होता रहा, और आज सिनेरियो ये है कि जो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग देखोगे तो जो पास्ट में मैतेइज थे उस डोमिनेटेड इन दैट एरिया वो लिमिटेड ही रह गए, और वो भी एक कन्फाइंड टू अ लिमिटेड रीजन ओनली। तो उनका मेन कंसर्न है कि देखो ये जो इंटायर एरिया है ना, वो पास्ट में हमारा पूरा पर्टिकुलर एरिया था, हम यहाँ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे स्टेट्स का रीअरेंजमेंट होता रहा, बहुत सारे ट्राइब्स और आए हमारे एरिया पर रहने लगे, हम पॉपुलेशन में भी कम हो गए और हमारा एरिया भी कम हो गया। दिस इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि हमको भी क्या करो, वापस से एसटी की फॉर्म में रिकॉग्नाइज करो, सो दैट हमको भी राइट्स मिले। मणिपुर में अभी सिचुएशन क्या है कि जो हिली एरिया है वहाँ मैतेइज लैंड परचेज नहीं कर सकते, बिकॉज वो वाला एरिया जो है हमारा वो ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया है, और कुकी कैन परचेज द लैंड इन द इम्फाल रीजन, है ना, ये चीज़ पॉसिबल है हमारा। तो ये उनका एक कंसर्न है कि हमारे एरिया में तो कुकीज़ लैंड परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम कुकीज़ के एरिया में या ट्राइबल एरिया में लैंड परचेज नहीं कर सकते, ये तो गलत बात है ना। इससे तो हम लैंड ऑक्यूपेशन होता रहेगा, बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, क्योंकि मेन पर्टिकुलर इशू वहाँ पर ट्रैफिकिंग भी रहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी रहता है, इलीगल इमिग्रेशन भी रहता है, ड्रग ट्रैफिकिंग भी रहता है। तो म्यांमार से मणिपुर जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो बहुत सारे लोग जो है म्यांमार से यहाँ आएंगे, क्योंकि चिन कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, है ना, या नागा कम्युनिटी, इनके कुछ पर्टिकुलर लोग जो है थोड़े बहुत अलग अलग जो सब सेक्शंस हैं वो म्यांमार बॉर्डर एरिया के आसपास भी रहते हैं, तो वो भी आते हैं इस तरफ हमारा माइग्रेट करके। तो उनका ये मेन कंसर्न है। और एक यहाँ सेकेंडरी थिंग ड्रग वाला पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, क्योंकि ड्रग्स जो है यहाँ पर एबंडेंस में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि पास में ही हमारा गोल्डन ट्रायंगल है। कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी 3 कंट्रीज जो है वो गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करती है।
तो ये जो गोल्डन ट्रायंगल वाली कंट्रीज़ है, यहाँ से माइग्रेट, यहाँ से जो है ड्रग्स का जो है बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस होता है, क्योंकि इन मणिपुर के हिली एरिया के अंदर ओपीएम या ड्रग्स जो है हमारा मेनली ओपीएम की बात करें तो वो बहुत प्रोडक्शन होता है, फिर यहाँ से इनके बीच में ट्रेड होता है। तो वो भी अपने आप में एक पार्ट है कि पूरा एरिया जो है वो थोड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग से अफेक्टेड है, इलीगल इमिग्रेशन और सब होता है। तो जब इनका डिमांड था कि हमको रिकॉग्नाइज कर दो एज एन एसटी ट्राइब, तो वहाँ के जो वहाँ के जो कोर्ट ने जो क्या किया था, उनको डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। वो उन्होंने हाई कोर्ट को अपील किया था, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और गवर्नमेंट को कहा कि एज सुन एज पॉसिबल इनके लिए जो किया जा सकता है वो करो। इस बीच गवर्नमेंट भी एक चीज़ करती, वहाँ एक पर्टिकुलर विलेज होता है हिली एरिया के अंदर, उस एरिया में बहुत डिकेड से ट्राइब से रह रही है, लेकिन सडनली वहाँ के जो फॉर्मर सीएम थे, अब फॉर्मर हो गए, दैट जो सीएम हुआ करते थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने कह दिया कि आप लोग इस एरिया में इलीगल रह रहे हो, ये तो फॉरेस्ट की लैंड है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है। तो दे सेड कि भाई आप इस तरह का क्यों कर रहे हो, ये तो गलत है ना, क्योंकि हम यहाँ डिकेड से रह रहे हैं, तब आपको याद नहीं आया कि फॉरेस्ट पर्टिकुलर लैंड है हमारा, और आपने यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड अब डिक्लेयर कर रहे हो। इट मीन पर्पसफुली आप उनको यहाँ से हमारी लैंड को ऑक्यूपाई करोगे और मिसयूज ऑफ लॉ करोगे। तो एक तो एसटी ट्राइब रिकॉग्नाइज कर दिया कोर्ट ने, वो इम्प्लीमेंट करना, तो उनको थ्रेट हो गया कि अब मैतेइस कैन परचेज द लैंड इन द हिली एरियाज, है ना, वो भी एक है। और क्योंकि जो कुकीज़ रह रहे उनको भी आप रिप्लेस कर रहे हो, वो अब भी गलत है। और एक बैड इमेज इसलिए चला गया क्योंकि एन बीरेन सिंह जो है वो मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनको लगा मैतेई सीएम है तो हमारी बात तो कौन सुनने वाला है, और लेजिस्लेचर में भी हमारी बात कौन सुनेगा, बिकॉज कुकीज़ का तो रिप्रेजेंटेशन लेस है, 60% तो ऑलमोस्ट वहाँ पर मैतेइस के एमएलएज है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो उनकी बात कौन सुनेगा। तो दिस इज़ वाई वहाँ पर फिर हमारा वॉयलेंस स्टार्ट होता है। वॉयलेंस इस लेवल तक जाता है कि इंटायर जो स्टेट है वो 2 सेगमेंट में हमारा डिवाइड हो जाता है। इवन नॉट ओनली स्टेट, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट है, पुलिस एंड ऑल सब लॉ एंड ऑर्डर जिसका मेंटेन करने का काम है, वो भी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। 1 सेगमेंट जो है हमारा वो मैतेइस के सपोर्ट में, अनदर सेगमेंट जो है वो कुकी के सपोर्ट के अंदर रहता है, और वहाँ जो वॉयलेंस स्टार्ट होता है वो 21 मंथ तक अराउंड चलता है हमारा। अब क्योंकि इतना लॉन्ग वॉयलेंस है तो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन स्टेट वाज सिंपली फेल्ड कि ये चीज़ वो कर नहीं पाया। तो हमको क्या करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का यूज़ करना पड़ा, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 356। वहाँ मेंशन है प्रेसिडेंट रूल, मणिपुर में हमने इम्पोज कर दिया। ये 11th टाइम था जब मणिपुर में हमने प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ओवरऑल 11th टाइम था जब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल हमारा इम्पोज हुआ। तो प्रेसिडेंट ने, गवर्नर जो है वहाँ के अजय भल्ला, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर माना, बिकॉज द वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी स्टेट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन नहीं कर सकता। सो दिस इज वाई इट इज नेसेसरी टू सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड टेक ओवर द इंटायर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाता है यूजिंग आर्टिकल नंबर 356। ठीक है, ये इंटायर इशू है, ये आपको याद करना है। फिर हमारा इमरजेंसी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, और प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, एक बार इंप्लीमेंट हो जाए तो कितने टाइम तक ये कंटिन्यू रहेगा एंड ऑल, ये चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छे से कवर अप करनी है। आपका कोई पार्ट मिस नहीं होना चाहिए इस पूरे पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, ठीक है ना। और फिर प्रेसिडेंट रूल के रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये टॉपिक हमारा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हटे यहाँ के सीएम तो नए भी अपॉइंट होंगे, तो पूछा जा सकता है। और ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताया इंटायर रीजंस की वाई देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, तो आप चीज़ों को अच्छे से कवर अप कर सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, अब चलेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, यू विल फाइंड वन थिंग इन दिस क्लैट एक्सप्रेस, कि कवर पेज पे तो क्लैट एक्सप्रेस के अंदर आपको मिलेगा बजट, लेकिन बजट एज ए इंटायर टॉपिक पूरी क्लैट एक्सप्रेस में नहीं है। ऐसा इसीलिए हमने किया बिकॉज होता क्या है कि जब इंटायर बजट एक साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो 6 to 7 पेज 8 पेज का बनता है, और वो थोड़ा लेंदी भी हमको लगता है, इतना लेंदी टॉपिक। सेकेंडरी पर्टिकुलर थिंग होता है कि बजट है तो उसमें ओनली फैक्ट्स है, तो एक तो लेंदी टॉपिक और हर पर्टिकुलर पेज के ऊपर मल्टीपल फैक्ट्स है, तो याद करने में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होता है कि भाई ये इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, इसको लर्न कैसे करेंगे, इतने सारे फैक्ट है इसमें। तो हमने बजट तो दिया है आपको प्रेजेंट इस पर्टिकुलर क्लैट एक्सप्रेस में, लेकिन डिवाइड कर दिया अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स, कि एक साथ बजट नहीं है। यू विल फाइंड कि 2-3 टॉपिक के बाद बजट का रिलेटेड कुछ डेटा आता है, फिर मेन टॉपिक्स आएंगे, उसके बाद में फिर एक बजट का रिलेटेड पर्टिकुलर इमेज आएगा, फिर और थोड़े मेन टॉपिक्स आएंगे, ऐसे डिवाइडेड है इन 5 to 6 इमेजेस। वो क्या है, कम दिखेगा तो हमको याद इजीली हो जाएगा, ऐसा हमारा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो दिस इज़ वाई वी हैव डिवाइडेड इट,
इन डिफरेंट सेगमेंट, बिकॉज अगर मल्टीपल फैक्ट्स है इन द क्लैट एक्सप्रेस तो मैं उसके इन द बजट टॉपिक तो मैं उस पर फ्यू क्वेश्चंस बना के क्या ही कर लूँगा। अगर मैं एज ए मेन टॉपिक बनाता और आपको मैं फ्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करता उस पर प्रैक्टिस के लिए, तो वो जस्टिस नहीं होता उस अप्रोच के साथ, बिकॉज बजट में टू मच फैक्ट्स आर देयर है ना। तो इसलिए हमने उसको बनाया नहीं एमसीक्यू की फॉर्मेट के अंदर, एक इंटायर टॉपिक के फॉर्मेट में हमने उसको डिवाइड कर दिया इन डिफरेंट सेगमेंट, तो सो दैट आप उसको अच्छे से लर्न कर पाओ, कम दिखेगा, आराम से याद हो जाएगा और धीरे धीरे याद करके आप उसको कवर कर लोगे। दिस इज़ वाई आपको ये टॉपिक के फॉर्म में नहीं लिखेगा, लेकिन हाँ बजट इज देयर इन योर क्लैट एक्सप्रेस, तो उसको आराम से अच्छे से कवर अप करना है। हाँ कोई डाउट आ जाए तो मुझसे पूछ लेना, देयर इज नो कंसर्न। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्वियसली। क्यों पूछ सकता है? क्योंकि सर ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, इनसे पहले जो थे 25th CEC वो थे राजीव कुमार, उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो अब नए CEC बने ज्ञानेश कुमार, नेम याद रखना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, पार्ट नंबर 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 324 टू 329 में डिफाइंड है। और वो बॉडी जो है हमारा एज ऑफ नाउ मल्टी मेंबर बॉडी है, एक CEC है और 2 अदर ECs है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी हमारे, और 2 जो है अदर हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं विवेक जोशी। नाम याद रखना है तीनों का कौन है हमारा। तो ये जो बॉडी बनता है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनता है 25 जैन को 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिवनेस से एक दिन प्रायर हमारा, जब वो हमारा इंप्लीमेंट होता है उससे एक दिन प्रायर 25 जैन को 1950 के अंदर हमारा ये बॉडी फॉर्म होता है। उस समय ये सिंगल मेंबर बॉडी होता है, फिर बाद में ये हमारा मल्टी मेंबर बॉडी हो जाता है, बिकॉज अदर ECs कितने होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। तो प्रेसिडेंट ने हमारा डिसाइड कर दिया कि ओवरऑल 2 ECs एक्स्ट्रा रहेंगे और टिल डेट तक फिर 2 ECs ही है। 1989 के अंदर ये चेंज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। फिर उसके बाद में उसको परमानेंट कर दिया था फॉर आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो ये हमारा जो 3 मेंबर का बॉडी है, इसमें जो EC होता है, CEC होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका टेन्योर 6 ईयर का होता है, उसका टेन्योर जो है वो 6 ईयर का होता है, या और 65 ईयर्स ऑफ एज, है ना, विच एवर इज अर्लियर, या तो उनका 6 ईयर का टेन्योर कंप्लीट हो जाए या वो पहले उससे 65 ईयर्स के हो जाए, तो उसमें जो भी पहले हो जाएगा वो उनका टेन्योर रहेगा। जैसे मान लो किसी को हमने 60 की एज में अपॉइंट किया तो 6 ईयर का टेन्योर मतलब 66, तो उससे पहले 65 के हो जाओगे तो आप रिटायर हो जाओगे विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। अब भले ही आपका 1 ईयर का टेन्योर बाकी है, या फिर किसी को हमने 58 की एज में अपॉइंट किया तो 65 तक वेट नहीं करेंगे कि उससे पहले ही वो उनका टेन्योर 6 ईयर का हो जाएगा, तो हम उनको रिटायर कर देंगे बिकॉज 6 ईयर का टेन्योर कंप्लीट हो गया। तो दिस इज वाई टर्म अगर आपसे पूछे तो 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। तो ये हमारा इनका ओवरऑल टेन्योर होता है। रिमूव कैसे करते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं एग्जैक्टली वैसी तरह से हमारा इनको भी हमारा रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस एग्जैक्टली वैसा ही है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस में पढ़ रखा है। आई होप आप सबको याद होगा जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 के अंदर कैसे रिमूव करते थे, वही वाला सेम प्रोसेस इनके लिए भी यूज़ होगा। तो वो वाला पार्ट आप रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर एक ही तो नाम याद करना था, ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया है तो फिर इतना बड़ा टॉपिक क्यों बनाया। द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जिस एक्ट के थ्रू ये अपॉइंट हुए, यानी कि प्रोसीजर टू अपॉइंट दिस पर्सन, है ना, वो होता है हमारा 2023 के चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट के थ्रू जो 2023 में आया था। अब हुआ क्या, अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में कि इनिशियली जब हमारा ये इंटायर इलेक्शन कमीशन बना 25 जैन को कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के एक दिन प्रायर, तो उस सिचुएशन के केस के अंदर तो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता था। भाई पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा, है ना, उसके बाद में आप जो है देखोगे कि यू विल फाइंड कि इलेक्शंस होंगे, परमानेंट PM आएंगे, परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, फिर एक पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा एंड देयर अपॉइंटमेंट एंड ऑल होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज ए प्रोविजन क्या था, पार्लियामेंट इज गोइंग टू मेक द लॉ to decide the manner of election or manner of appointment of CEC and EC, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट करना है ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और पार्लियामेंट तब बनेगा जब इलेक्शंस होंगे ऑब्वियसली। तो जब 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, उससे जस्ट वन डे प्रायर की बात करें अगर हमारा, तो कोई पार्लियामेंट था नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट थी। और उसके लिए एक प्रोविजन उन्होंने लिख दिया कि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है हमारे, तो एज ऑफ नाउ CEC को कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर कर देगा। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। ये टेम्परेरी प्रोविजन था ओनली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन था कि पार्लियामेंट विल मेक द लॉ, पहले पार्लियामेंट बन जाएगा फिर वो लॉ बना देगा। जब तक ये चीज़ नहीं होती तब तक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे। बट ये टेम्परेरी लॉ परमानेंट कब हो गया, शायद पार्लियामेंटेरियंस ही बता सकते हैं,
कि उन्होंने इस पूरे इंटायर सिस्टम को कि CEC इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑलमोस्ट ये 2023 तक कंटिन्यू किया। मतलब कोई चेंज नहीं, जैसा चल रहा है वैसा का वैसा हमारा कंटिन्यू रन करता रहा, कोई चेंजेस नहीं किया। तो इस पूरे इंटायर प्रोसेस में एक इशू है कि सर इलेक्शन कमिश्नर का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और जो PM है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट का एक अगर पर्सन, एग्जीक्यूटिव का एक पर्सन इलेक्शन कमीशन में अगर CEC को अपॉइंट कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन में आप कैसे होप कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर बॉडी बायस्ड नहीं होगी, या जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया है वो बायस्ड नहीं होगा। भाई मान लिया सब लोग कल्प्रिट नहीं होते, लेकिन ये भी तो नहीं होता कि PM जिसको अपॉइंट कर रहा है वही ईमानदार है हमारा, वो PM को फेवर नहीं करेगा, वो रूलिंग पार्टी को फेवर नहीं करेगा। तो अनूप कुमार बनवाल का एक केस हुआ था, अनूप कुमार बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015, उसमें इस इशू को रेज किया था। उसका जजमेंट आया था इन द ईयर 2023 और सुप्रीम कोर्ट से बात तो सही है, हाउ एग्जीक्यूटिव कैन एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पर्सन बी इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड ऑल, ये तो गलत है। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कोई कंसर्न नहीं, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ PM नहीं, एक 3 मेंबर का कमेटी बनेगा। 3 मेंबर की कमेटी में कौन होगा, एक PM होंगे, एक हमारे CGI होंगे, और लीडर अपोजिशन तो लोकसभा है वो होंगे हमारे। फटाफट से बता दो कि एज ऑफ नाउ लीडर अपोजिशन ऑफ द लोकसभा कौन है, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ये अपॉइंट किया, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि देखो अगर PM एक सच में अच्छा पर्सन का नाम नॉमिनेट करेंगे, अपोजिशन तो बाय डिफॉल्ट भी गवर्नमेंट को फेवर नहीं करने वाला ना, तो PM अगर सच में अच्छा नाम प्रपोज करेंगे, पर्सन एकदम बिल्कुल हमारा ट्रस्टवर्दी है ना, अनबायस्ड है, कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ, पास्ट का रिकॉर्ड भी बिल्कुल क्लीन है, तो CGI PM को सपोर्ट कर देंगे, 2-1 से डिसीजन हो जाएगा। या फिर अगर लगा कि पर्सन जो है वो थोड़ा पॉलिटिकली अफेक्टेड है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, तो CGI क्या करेंगे, अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर देंगे, तो 2-1 से अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो इस इंटायर 3 मेंबर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 3 मेंबर कमेटी एक हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आई थी, लेकिन इससे किसकी पावर लूज हो गई, कौन अपने पावर हमारा लूज कर गया, एग्जीक्यूटिव। पहले एग्जीक्यूटिव का स्ट्रॉन्ग होल्ड था इसके ऊपर, अब नहीं है क्योंकि CGI का इन्वॉल्वमेंट हो गया। बट कोर्ट ने एक बात कही इन दैट जजमेंट कि दिस 3 मेंबर कमेटी अरेंजमेंट इज टेम्पररी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था पार्लियामेंट विल फ्रेम द लॉ, है ना, बाय लॉ होगा जिसको पार्लियामेंट बनाएगा। तो कोर्ट सेड कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देता जब तक ये पर्टिकुलर 3 मेंबर कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन होगा, उसके बाद अगर लॉ बनाना तो इसको आप खत्म कर दोगे, मतलब इस 3 मेंबर की कमेटी के सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दोगे, बस इतना ही करना था। उन्होंने अपने जजमेंट में जैसे ये लाइन बोली, पार्लियामेंट वेरी फ्यू डेज के अंदर लेकर आई है हमारा एक नया एक्ट, और उस एक्ट में से CGI को ही रिप्लेस कर दिया और CGI की जगह बैठा दिया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अगेन किसका पार्ट होता है हमारा, गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का। PM एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लीडर अपोजिशन तो वैसे भी कोई मतलब नहीं हमारा, वो तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करने वाला था। तो 2 गवर्नमेंट के पर्सन, एक अपोजिशन का पर्सन, 2-1 से डिसीजन हो गया। वापस किसके पास सारी पावर आ गई, टू अपॉइंट CEC, एग्जीक्यूटिव के पास। तो ये जो मैटर है ना, ये जो एक्ट है, ये भी सब जुडिस है ना, इसको वापस से अपील किया था इन द कोर्ट कि सर ये तो गलत है ना, आपने जिस सिस्टम को रिजॉल्व किया वही सिस्टम अदर फॉर्म में वापस आ गया, तो अभी मैटर सब जुडिस है। तो अपॉइंटमेंट के टाइम पीरियड में राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया था, मतलब मेरे को ये अपॉइंटमेंट ठीक नहीं लगता ऐसा लिखा था, बिकॉज मैटर इज स्टिल सब जुडिस। जिस प्रोसेस को आप के थ्रू यूज़ करके आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो मैटर ही अभी हमारा सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो हाउ यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपना डिसेंट नोट दिया था, और 2 पर्टिकुलर बाकी जो लोग हैं, एक हमारे यूनियन होम मिनिस्टर थे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या करा, 2-1 से डिसीजन लिया एंड ज्ञानेश कुमार को CEC बना दिया। तो ये एक्ट पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, एग्जाम पर्पज से, एग्जामिनर इसके ऊपर श्योरली हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये एक्ट का जब जजमेंट आएगा, क्योंकि ये रिव्यू करेंगे अब हमारा कोर्ट इसको, तो मई के आसपास या अप्रैल में कहीं जजमेंट आएगा, तो फिर वो ऑब्वियसली हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास में इसमें, वो है, देख लेते हैं, दिल्ली में इलेक्शंस जो अभी हुए थे रिसेंटली। तो दिल्ली की जो हमारी असेंबली है ना, दिल्ली देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है हमारा, और क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पर थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट रूल्स देखने को मिलता है, बिकॉज इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरी ओनली 3 ऐसी है जहाँ लेजिस्लेचर है, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, जो भी जम्मू कश्मीर में लास्ट लेजिस्लेचर बना था आफ्टर पीरियड ऑफ 5 ईयर। बाकी जो 5 लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरीज है वहाँ लेजिस्लेचर एग्जिस्ट नहीं करते ड्यू टू देयर पॉपुलेशन और साइज़, इतनी पॉपुलेशन और साइज़ ही नहीं है कि उनके लिए लेजिस्लेचर बनाया जाए हमारा। लेकिन दिल्ली की साइज़ भी अच्छी है और पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट है, तो वहाँ पर हमने 69th अमेंडमेंट किया था इन द ईयर 1991, और हमने एक प्रोविज़न ऐड किया कि दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है हमारा,
वो अब से जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली होगी, है ना, एनसीटी दिल्ली होगा, और वहाँ पर एक लेजिस्लेचर होगा जिसमें 70 एमएलए होंगे। एक हमारा जो है वो सीएम बनेगा ऑब्वियसली, उनमें से ओवरऑल 70 एमएलए होंगे। और वहाँ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रेंथ है, जैसे सेंटर और स्टेट में होती है 15% ऑफ द लोकसभा इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, और 15% ऑफ द असेंबली इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ लिख दिया कि ओवरऑल जो हमारा स्ट्रेंथ होगा ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दिल्ली वो होगा 10% ऑफ स्टेट असेंबलीज या दिल्ली की स्टेट असेंबली का स्ट्रेंथ, यानी कि 1 CM एंड 6 अदर मिनिस्टर एंड ऑल। अब यहाँ पर हुए थे इलेक्शंस, तो लास्ट 12 ईयर के अराउंड जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर सीएम थे। 3 बार बने हैं सीएम, 5 फुल टर्म की 5 जो है उनकी 2 टर्म है, फुल टर्म का हमारा पार्ट है, एंड 10 ईयर तो ये हो गए। और एक बार वो कोलिजन के साथ आए थे अराउंड 2 ईयर के आसपास कांग्रेस के साथ, फिर बाद में उनका कोलिजन जो है वो डिसॉल्व हो गया, तो फिर वो रिज़ाइन देते हैं, फिर री इलेक्शन होते हैं, फिर 2 फुल टर्म के लिए आते हैं, यानी कि 5 ईयर के लिए आते हैं। उसके बाद जब इलेक्शन सभी हुए तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। अतिशी मार्लेना जो है वो उस समय हुआ करती थी एट दैट टाइम पीरियड में सीएम ऑफ दिल्ली। अब जब इलेक्शंस हुए तो बीजेपी जीत जाती है, 70 में से 48 सीट वो जीत जाती है। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 पर आ जाती है, एंड कांग्रेस का तो जो है वो खाता ही नहीं खुलता है, वो 0 पे ही हमारा डक रह जाती है, डक पे आउट हो जाती है। वो लास्ट 2-4 इलेक्शन की सेम कहानी है, हमारा ज़्यादा सीटें मिलती नहीं है कांग्रेस को, बट वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो 8th असेंबली इलेक्शन था, एक तो ये याद रखना, ये जो इलेक्शन नंबर था हमारा दिल्ली के अंदर, ये 8th असेंबली इलेक्शन था। अब इससे भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है इसमें, जिसको सीएम बनाया, सीएम का नाम याद रखना है, सीएम इज़ रेखा गुप्ता, एक वुमेन सीएम बनी है दिल्ली के अंदर। फर्स्ट नहीं है, इनसे प्रायर जो है वो 3 और रह चुकी है, यानी कि 4th वुमेन सीएम है, तो बाकी 3 का भी नाम याद रखना है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित जो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ दिल्ली है, और अतिशी मार्लेना, ये लास्ट हमारी रही थी इनसे जस्ट प्रायर, ठीक ना। और ये ओवरऑल 18th जो है वुमेन चीफ मिनिस्टर है इन इंडिया, मतलब जितनी भी स्टेट की अगर वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ये 18th नंबर की हमारे वुमेन चीफ मिनिस्टर है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया, ये भी नाम याद रखना है, परवेज साहिब सिंह वर्मा, इनके जो फादर है वो भी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, तो ये डेप्यूटी हमारे जो है बने हैं चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा एलजी कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना कौन है, विनय कुमार सक्सेना इज़ एलजी, तो नाम याद रखना है इनको, इनका हमारा इंपॉर्टेंट है, बाई चांसली आपको इसके ऊपर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। और दिल्ली की जो स्पेशल प्रोविज़न है वो मैंने आपको बता दी है, तो ये आपको साथ में कवर अप करना है। और इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी का सिस्टम है वो कैसे गवर्न होती है वो भी आपको साथ में इसमें कवर अप करना है। यमुना रिवर की थोड़ा क्लीनिंग को लेकर के इशू था, तो 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो यमुना मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हमारा उनका स्प्रेड है वो पढ़ना है। और एनजीटी के बारे में आपको 2 चीज़ें पढ़नी है बस, ये है ना, एनजीटी कब बना है ना, एनजीटी का प्रिंसिपल बेंच कब का है, एनजीटी किस टाइप की बॉडी है एंड ऑल, ये पढ़ना है। ये थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसके ऊपर आपसे एक अच्छा क्वेश्चन बना करके। उत्तराखंड के अंदर जो है हमने यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। देखो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पार्ट नंबर हमारा पार्ट नंबर 4, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, जहाँ लिख रखा है कि इंडिया के अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सर देखो सर, इंडिया के अंदर क्रिमिनल सिस्टम तो एक ही है, यूनिफाइड है ना। पहले हम यूज़ करते थे आईपीसी को, सीआरपीसी को, और अब हम बीएनएसएस, भारतीय साक्षर संहिता एंड ऑल इनको यूज़ करते हैं, बट वो कोडिफाइड है, यूनिफाइड है। अलग अलग बहुत सारे पर्सनल लॉज के जैसे हमारा क्रिमिनल लॉज एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन सिविल मैटर्स में ऐसा नहीं है, मैरिज में ऐसा नहीं है, एडॉप्शन में ऐसा नहीं है, सक्सेशन में ऐसा नहीं है, डाइवोर्स में ऐसा नहीं है। हर एक कम्युनिटी का अपने खुद के रूल्स है। तो सिविल मैटर में यूनिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है कि भाई ऐसा यूनिफिकेशन और कोडिफिकेशन ऑफ द सिविल मैटर्स होना चाहिए इंडिया के अंदर। उसी का नाम दिया है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी जो है उसके वन ऑफ द आर्टिकल में लिख रखा है, जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इंडिया में इस उत्तराखंड से पहले गोवा हुआ करता था जहाँ पर यूसीसी इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया बनने से भी पहले की बात है। मतलब जब यहाँ पुर्तगीज़ का रूल हुआ करता था गोवा के अंदर, दैट टाइम पीरियड के अंदर भी यहाँ पर यूसीसी था। फिर हमने क्या किया, उनके लॉ को कंटिन्यू किया और उसी चीज़ को रेटिफाई कर दिया कि हाँ ठीक है यहाँ यूसीसी रहेगा। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर कोई स्टेट नहीं था जहाँ यूसीसी था, बिकॉज इंडिपेंडेंस से प्रायर भी
वो चीज़ हमको देखने को मिली वहाँ यूसीसी था। और इंडिपेंडेंस के बाद है ना, जब ये ऐड हुआ गोवा हमारा, तभी यूसीसी वहाँ था। हमने तो सिर्फ रेटिफाई किया हमारे पार्लियामेंट से कि हमको इस लॉ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्टेट जहाँ यूसीसी इंप्लीमेंट हुआ वो उत्तराखंड बन गया, है ना। वो उत्तराखंड में हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट लेकर आई, गवर्नमेंट का कहना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको लेकर आए। और ये जो इंटायर हमारा यूसीसी है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर नहीं लगेगा, उत्तराखंड की जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके ऊपर नहीं लगेगा, ऐसा उन्होंने बोला है। क्योंकि ट्राइबल रिचुअल्स अलग होते हैं, तो वो शायद कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न बन जाता, तो दे डिसाइडेड कि इसके ऊपर नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, इसमें क्या क्या की प्रोविजंस है, थोड़े बहुत की प्रोविजंस हमको याद रखने हैं। कुछ चीज़ें बैन कर दी है, हलाला बैन कर दिया है, इद्दत हमारा बैन कर दिया है ना, ये बैन। और मुस्लिम पर्सनल लॉ का तलाक का जो पर्टिकुलर सिस्टम था उसको भी बैन कर दिया है। फिर मैरिज के रिगार्डिंग लिख दिया, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा, करवाना ही पड़ेगा हमारा। पॉलीगेमी जो है अलाउड नहीं होगा, चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं होगा, ट्रिपल तलाक अलाउड नहीं होगा। मैरिज की लीगल एज कितनी है, वही हमारा 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन, फिलहाल के लिए यही रहेगा। इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इंश्योर किया है इन द प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस में, ये भी अच्छा एक हमारा इनिशिएटिव है। और क्लियरली मेंशन कर दिया कि इक्वल राइट फॉर द सन एंड डॉटर्स भी रहेगा। अगर आप लिव इन में रहते हो तो भी उनके लिए भी हमारे इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स रहेंगे, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। लिव इन रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, क्योंकि यहाँ मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आप 21 या उससे अबाव हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उस लिव इन रिलेशन को सर्टिफाई कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर अंडर 21 हो तो आपको पेरेंट्स का जो है कंसेंट रिक्वायर्ड है। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर लिविंग इन लिव इन, तो बहुत रेयर है इंडिया के अंदर कि पेरेंट्स के कंसेंट से रह रहे होंगे। तो पेरेंट्स के पास तो एक अच्छा टूल आ गया कि अगर 21 से लेस है हमारा, तो इन दैट सिचुएशन पेरेंट्स का कंसेंट नहीं मिलेगा तो रह ही नहीं सकते। बट ये तो चलो एक सेकेंडरी थिंग हो गया, 21 से लेस शायद पॉसिबल भी नहीं हो हमारा। लेकिन ये वाला पार्ट एक ज़्यादा कंसर्न है कि सर जो लोग लिव इन में रहते हैं ना, तो सोसाइटी लिव इन को इतना अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो फिर अगर रजिस्टर करवा लोगे आप 21 या उससे अबाव हो तो सबको पता रहेगा कि आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हो। भाई गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल है, तो घूमते फिरते कोई भी आरटीआई फाइल करके मांग लेगा कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन है, शादीशुदा है या नहीं है हमारा, है ना, यूनियन शादी हुआ, मैरिज हुआ था या नहीं हुआ था एंड ऑल। तो लोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपने वैलेंटाइंस डे पर या इस तरह के पर्टिकुलर अलग इवेंट्स के ऊपर देखा होगा क्या, जो लिव इन में रह रहे हैं एंड ऑल, वो सोसाइटी को मासेस को एक्सेप्ट नहीं है, तो वो अपने आप को उनका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं और फिर लोगों को परेशान करते हैं। तो चांसेस आर देयर कि इनका हरासमेंट हो सकता है। और क्योंकि इस तरह से रिकॉग्नाइज रहेगा तो मिसयूज ऑफ डेटा भी तो पॉसिबल हो सकता है। एक तो वो हरासमेंट तो अलग पर्टिकुलर चीज़ है जहाँ कोई ग्रुप आकर के आपको परेशान करेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है रजिस्टर कराओगे तो अब आपके उस मोहल्ले में सबको पता है कि आप लिव इन में रह रहे हो, तो वो एक हमारा राइट टू जो प्राइवेसी है उसमें अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर रीथिंक करे, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने यहाँ लिखा है कि ये मैंडेटरी होगा फॉर ऑल अगर आप 21 से अबाव हो तो, है ना। फिर जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है ना, जो उत्तराखंड के बाहर है लेकिन उत्तराखंड का रेजिडेंट है उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। 30 डेज उनको प्रोवाइड किए हैं हमने कि मैंडेटरी रिपोर्ट प्रेगनेंसी, अगर विद इन लिव इन अगर इस तरह की चीज़ होती है तो विद इन 30 डेज ऑफ द चाइल्ड बर्थ, ये भी पॉसिबल है। और लैंडलॉर्ड जो है वो मकान देने से, हाउस देने से मना नहीं कर सकता लिव इन कपल्स को, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट ने सोचा है, लेकिन आई होप कि थोड़ा और अगर हम वर्क कर ले इस पर तो चीज़ें जो है वो जो एक्चुअल में सोसाइटी में प्रॉब्लम फेस होगी वो नहीं हो पाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द विल्स, ये भी करना पड़ेगा। 3 मेथड्स बताएं कि विल जो है आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, हैंड रिटन दे सकते हो, या फिर 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी रहेगा विद इन 15 डेज और 3 डेज इन एमरजेंसी, ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन करी है ना। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब क्या इंडिया में यूसीसी होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये अलग अलग पर्टिकुलर कमिटीज़ है ना। जो उत्तराखंड में बना था उस कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन बना है, उस कमेटी के हेड थी रंजना देसाई, 5 मेंबर की कमेटी थी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट यूसीसी इन उत्तराखंड। इसके अलावा इंडिया की जो 21st हमारी लॉ कमीशन थी उसने तो हमारा क्लियरली जो है मेंशन कर लिया था कि यूसीसी इज़ नॉट नेसेसरी एंड अनडिजायरेबल फॉर इंडिया इन 2018 ये कहा था। लेकिन 22nd जो लॉ कमीशन है उसमें यहाँ की जो चीफ हेड थी हमारी जस्टिस रिटायर्ड जो थी ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने कहा था कि नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर यूसीसी, है ना। और ये भी बोला था कि एक अलग से पर्टिकुलर हमको इसके ऊपर डिस्कशन करके विद ऑल द स्टेक होल्डर्स फिर इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। और अगर लग भी जाता है यूसीसी इंडिया में तो इन रीजन्स पे नहीं लगेगा हमारा, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऑलरेडी प्रोटेक्शन हमने प्रोवाइड कर रखे हैं 6th शेड्यूल के थ्रू या स्पेशल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो यूसीसी एक अपना आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये यूसीसी की हिस्ट्री है, इंडिया के यूसीसी के इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जो आपको कवर अप करना है
एंड आई होप कि किसी तरह के पॉइंट में आपको कोई डाउट तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह आ जाए तो यू कैन जस्ट ड्रॉप दैट पर्टिकुलर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ये बजट का एक और सेगमेंट है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड इनिशिएटिव। ये एक ही इमेज के अंदर सारा इंटायर एग्रीकल्चर आ गया, तो आप उसको धीरे धीरे पढ़ लेना आराम से, कोई कंसर्न वाली बात नहीं है इसमें ना। हमने डिवाइड ही उसको इसी पर्पज से किया है कि यू कैन कवर द इंटायर टॉपिक अकॉर्डिंगली। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये है यूपीएस, ये अनाउंस लास्ट ईयर हुई थी, इफेक्टिव अब हुई है हमारा, तो इसीलिए इसको वापस से पढ़ना है। लास्ट ईयर पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो फिर अब आपको इसको कवर अप करना पड़ेगा। देखो इनिशियली क्या था, इंडिया में एक ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, ओपीएस चलता था, जिसके थ्रू जो पर्सन रिटायर हो रहा है हमारा, उसको रिटायरिंग पर्टिकुलर जो मंथ है हमारा, उसकी सैलरी का 50% प्लस बाकी जो अलाउंसेस और है वो सब मिल करके एक कॉर्पस मिलता था पेंशन की फॉर्म के अंदर। और इसके साथ साथ में हर पर्टिकुलर मंथ उसकी सैलरी से कुछ मनी डिडक्ट होता था, अलग अलग पर्टिकुलर टर्म्स के थ्रू, जैसे गैजेटी हो गया या पर्टिकुलर कोई और हमारा अपने पीएफ अगर कटवा रखा, वो सब पैसा मिलता था हमारा, और जो एक अच्छा इनफ हमारा सम हुआ करता था। लेकिन मेन पार्ट है पेंशन हमारा, और पेंशन जो मिलता था वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड कुछ भी नहीं था, एम्प्लॉयर की साइड से था, और वो भी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट की साइड से। और कितना, लास्ट पर्टिकुलर रिटायरिंग जो हमारा मंथ है उसकी सैलरी का जो भी टोटल सैलरी है उसका 50% प्लस अलाउंसेज एंड ऑल ये सब मिलता था, ये फिक्स मिलता था। लेकिन इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया कि भाई पेंशन देना है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड है नहीं, एम्प्लॉयर को ही सब कुछ देना है, तो ये थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर जो पेंशन के बिल थे वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्डन था। तो गवर्नमेंट एक 2004 में नए आइडिया के साथ आती है, न्यू पेंशन स्कीम के साथ, और कहती है कि जो भी 2004 के बाद रिटायर होगा उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे पेंशन एंड ऑल के, वो हमारा न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। तो इनिशियली कोई प्रोटेस्ट नहीं था, क्योंकि 2004 के बाद जो लोग रिटायर भी हो रहे थे, अपॉइंट हो रहे थे, तो उनको रिटायर होने में टाइम लगेगा ना, तो नंबर ही कम था लोगों का रिटायर होने वाला। फिर धीरे धीरे जो अपॉइंट हुए 2004 के बाद जो रिटायर हुए उनका नंबर जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ, तो न्यू पेंशन स्कीम में कुछ इश्यूज़ फेस हुए उनको, और उन्होंने डिमांड किया कि नहीं, न्यू पेंशन स्कीम को हटाओ और ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आओ। अब वो इश्यूज़ क्या थे, एनपीएस में ऐसा क्या था, तो देखो एनपीएस में जो मेजर चेंज है वो है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड ऑल्सो। भाई एम्प्लॉयर तो दे ही रहा था पैसा ऑलरेडी, लेकिन इस बार हमने कहा कि सैलरी से भी कुछ पैसा डिडक्ट होगा, जो पेंशन के टाइम आपको मिल जाएगा। कितना, एम्प्लॉय के लिए 10%, 14% देती थी गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर देता था हमारा, तो हर मंथ 14% गवर्नमेंट का शेयर, 10% हमारा एम्प्लॉय का शेयर, ये डिडक्ट होता था। जब आप रिटायर होते थे 60 की एज में, तब आपको एक कॉर्पस मिलता था। सेकेंडरी थिंग इसमें यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एक साथ कॉर्पस मिलता था, यहाँ एक साथ कॉर्पस नहीं मिलता। यहाँ आप अपनी इंटायर कॉर्पस का जो भी आपने इतने ईयर के अंदर पेंशन के फॉर्म में आपने फंड में इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, उसका ओनली 60% आप एक साथ जो है हमारा कलेक्ट कर सकते हो, यानी कि एक साथ आप विड्रॉ कर सकते हो। 40% आप विड्रॉ नहीं कर सकते। 40% का आपको कोई पेंशन प्लान लेना पड़ेगा थ्रू एनी पर्टिकुलर बैंक, एसबीआई, आईसीआई, ऑल जो भी आपको ठीक लगे, फिर पर मंथ बेसिस के ऊपर वो आपको अपना पर्टिकुलर मनी देता रहेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसर्न ये था कि इंटायर ईयर में हर मंथ जो पैसा कट रहा है आपका और टिल रिटायरमेंट, और उसके बाद भी जो 40% बचा, वो पैसा मार्केट में हमारा जो है हम डिपॉजिट करते थे शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट के अंदर। तो अगर मार्केट अप गया तो चांसेस है कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो जितना आपने पेंशन फंड की होप की है उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन गया तो ये भी कंसर्न है हमारा। तो 60% पैसा एक बार आप ले भी लो, मान लेते हैं, लेकिन 40% पैसा भी एक साथ आपके पास नहीं आ रहा है। तो आपने सोचा कि भाई मेरा पेंशन जो आएगा वो रिमेनिंग कॉर्पस XYZ अमाउंट है, मान लो 20 लाख, तो आपने कह दिया भाई इतना मान लो 20,000 रुपीज़ आएगी फॉर एग्जाम्पल पर मंथ, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्लान किया। लेकिन पैसा कहाँ लगा है, मार्केट में। पता लगा मार्केट क्रैश हो गया और आपका वो पर्टिकुलर कॉर्पस 20 से 10 पर आ गया, तो आपकी पेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी। कई ऐसे पर्टिकुलर ऐसे लोग थे एनपीएस के अंदर जिनकी पेंशन थी 2,000 रुपीज़, है ना, 1,700 रुपीज़। हाँ, हो सकता है वो लोअर कैटेगरी की हो, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में उनका यही पेंशन 8,000, 9,000, 10,000 के आसपास का था। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज़ हुआ, तो जो भी 2004 के बाद अपॉइंट हुआ, बाद में रिटायर हुए, दे डिमांडेड कि नहीं भैया एनपीएस नहीं चलेगा। लेकिन अब इतने ईयर बाद वापस ओपीएस पे जाना तो ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट एक नए आइडिया के साथ आई लास्ट ईयर, नाम रखा यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें दोनों के बेनिफिट्स को ऐड कर दिया, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के भी बेनिफिट ऐड कर दिए और न्यू पेंशन स्कीम के बेनिफिट भी ऐड कर दिए। विन विन फॉर ऑल। कैसे किया कि देखो, आपको चाहिए अश्योर्ड पेंशन ना, कि इतनी तो मिले ही मिले कम से कम, ताकि मार्केट के फ्लक्चुएशन का आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो रिटायरिंग ईयर है आपका, मतलब 2025 में मान लो रिटायर हुए, दिसंबर मंथ के अंदर रिटायर हुए, तो उस रिटायरिंग ईयर की एवरी मंथ की इनकम का एवरेज निकाल लो, मतलब सैलरी का एवरेज निकाल दो, 12 मंथ का एवरेज।
और उसका 50% आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग द अलाउंसेज एंड ऑल जो भी बनता है हमारा। ये हो गया फिक्स 50% अश्योर्ड पेंशन कि मार्केट अब जाएगा तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मार्केट डाउन जाएगा तो भी आपको 50% तो मिल ही जाएगा। 50% ओपीएस दे ही रहा था आपको, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपका लास्ट मंथ नहीं, जो रिटायरिंग ईयर है उसकी 12 पर्टिकुलर मंथ का जो एवरेज रहेगा वो आपका 50% सैलरी मिलेगा। इसके अलावा फिर और भी पर्टिकुलर प्रोविजन ऐड किए कि ये जो कॉर्पस है हमारा, ये फिक्स नहीं है कि सबको 50% मिलेगा। इसके लिए कम से कम आपको 25 ईयर काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। अगर लेस देन 25 है तो उसी प्रपोर्शन में, सेम प्रपोर्शन में आपका जो अश्योर्ड पेंशन है वो भी रिड्यूस होता रहेगा। लेकिन मिनिमम पेंशन इज 10,000 रुपीज़, जिसका टेन्योर जो रहेगा 10 ईयर्स का रहेगा। अगर कोई 10 ईयर्स तक काम करता है तो उसको हमारा जो है वो 10,000 रुपीज़ एज अ पेंशन मिलेगा। अगर उससे लेस है तो कोई पेंशन नहीं अवेलेबल है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स वगैरह रहते हैं उनको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा एज पर द यूपीएस। फिर इसमें एक पार्ट और था, जो कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रॉम द एम्प्लॉय एम्प्लॉयर साइड, उसमें स्लाइटली चेंज आया। एम्प्लॉय की तरफ से तो कोई चेंज नहीं था, वही 10% वाला पार्ट था। गवर्नमेंट ने अपने शेयर को इंक्रीज कर दिया, 14 से 18 कर दिया कि हम अपना ज़्यादा शेयर दे रहे हैं आपको। तो ये जब अनाउंस किया था तो दैट टाइम में इलेक्शंस थे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने डिसाइडेड कि हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो याद रखना, फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेट जिसने इसको इंप्लीमेंट किया वो कौन सा था, वो महाराष्ट्र था। अब ये धीरे धीरे हर स्टेट में हमारा नोटिफाई होगा, बिकॉज ये अब इम्प्लीमेंट हो गया है। तो स्टेट्स आर फ्री, अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब स्टेट्स जो है वो फ्री है, वो भी चाहे तो इस स्कीम को लेकर हमारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने इसमें बोला है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहता है वो 3 लैंग्वेज का पॉलिसी रहता है इन एनईपी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था हमारा 2020 के अंदर, उसमें लिख रखा था कि हम 3 लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे। मतलब ओवरऑल 3 तो डायरेक्टली नहीं था, 2 लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा वो बात कर रहे थे हमारा, लेकिन वो 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला रहता है हमारा वो कुछ इस तरह से था कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंदर 1 लैंग्वेज हिंदी रहेगी, 1 लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, और 3rd लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न हमारा इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। आप में से कईयों ने संस्कृत पढ़ा होगा एज अ 3rd लैंग्वेज, मैंने भी पढ़ा था संस्कृत, हो सकता है आपने फ्रेंच, जर्मन या ऐसा कुछ और भी पढ़ लिया हो, लेकिन वो इंडियन लैंग्वेज में काउंट नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द संस्कृत या किसी ने उर्दू पढ़ा होगा, इससे ज़्यादा तो क्या ही पढ़ोगे, तमिल एंड ऑल, तो आप अगर साउथ ओरिजिन से बिलोंग करते हो तो ही पढ़ा होगा। तो हिंदी स्पीकिंग रीजन के अंदर नॉर्मली संस्कृत और उर्दू इस तरह की चीज़ें, या कभी कभी पंजाबी, अगर पंजाब के एरिया से हो, है ना, तो आपने देखने को मिली होगी, है ना। फिर है नॉन हिंदी स्पीकिंग, जहाँ हिंदी स्पीकिंग रीजन नहीं है तो वो कहते हैं हिंदी और इंग्लिश तो फॉलो करना ही है, और आपकी एक रीजनल लैंग्वेज फॉलो करोगे। ऐसा लिखा था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में। एक कमेटी थी, कोठारी कमीशन, उसके रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया था हमने, ये याद रखना है। पहले एक राधाकृष्ण कमीशन ने कहा था ये बात, फिर कोठारी कमीशन ने रीट्रेड किया, तो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इसको ऐड ही कर दिया। लेकिन उसमें लेकर थोड़ा इशू था, है ना, 3 लैंग्वेज, वाई हिंदी इज़ कंपलसरी, क्योंकि देखोगे आप नॉन हिंदी स्पीकिंग में हिंदी लिखा है कि एक तो हिंदी होगा ही होगा, तो इनको इशूज़ थे कि भाई वाई हिंदी इज़ कंपलसरी। तो उन्होंने फिर क्या किया, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया हमारा, उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दी। हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेकर आए, बट थोड़ा सा ईजी टर्म्स के अंदर। हमने क्या कहा, स्टेट जो है हमारा 3 लैंग्वेज चूज़ करेगा, जिसमें से 2 जो है वो नेटिव रहेगी। अब नेटिव रहेगी ये बोला, हिंदी रहेगी ये नहीं बोला, ठीक है। तो हिंदी इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हमारा, कि आप चाहो तो हिंदी ऑप्ट कर लो, नहीं तो कोई भी 2 नेटिव ले लो। नॉर्मली आप इंग्लिश तो लोगे ही लोगे। इसके अलावा आप मान लो बिलोंग करते हो तमिलनाडु से, तो आपने तमिल ले लिया, है ना, तो तमिल भी लोगे, लेकिन 3rd लैंग्वेज कौन सी लोगे, है ना। भाई तेलुगु क्यों सीखोगे या कन्नड़ क्यों सीखोगे। नॉर्मली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक ऑप्शन है कि हिंदी को ले लेते हैं, है ना हमारा। तो ऐसे बहुत सारे जो है लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं या स्कूल से जो हिंदी को 3rd लैंग्वेज की फॉर्म में हमारा ऑफरिंग करते हैं कि भाई ये चीज़ ले लो। लॉ नहीं कह रहा है ये एनईपी की पॉलिसी 2020 वाला जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये नहीं कह रहा है कि हिंदी लेना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी ही क्या बन जाता है, एक 3rd ऑप्शन बन जाता है फॉर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो ये गवर्नमेंट का आइडिया था कि एक तो अपनी होम लैंग्वेज में, मदर टंग में आप चीज़ों को सीखो अलॉन्ग विद इंग्लिश, तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। जो डे टू डे लैंग्वेज आप घर में बोलते हो अपने, है ना, हाउस होल्ड में यूज़ करते हो, वही चीज़ अगर आपको बुक्स पे ले उसी लैंग्वेज में, तो इट इज़ ईजी फॉर यू कि भाई आप इस चीज़ों को समझ सकते हो आराम से। तो इस पर्पज़ से ये लेकर आया था, और गवर्नमेंट एटलीस्ट ट्राइड कि भाई आपको नहीं लगे हिंदी कंपलसरी तो कोई और नेटिव लैंग्वेज यूज़ ले लो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा हिंदी बन गया। हुआ क्या इसके अंदर, तमिलनाडु ने इसको अपोज किया कि सर ये चीज़ तो गलत है, वाई यू आर इम्पोजिंग हिंदी ऑन अस, है ना। हम इंग्लिश और तमिल में हैप्पी हैं, हमको 3rd लैंग्वेज नहीं रिक्वायर्ड है। 3rd लैंग्वेज आप हिंदी क्यों रखना चाहते हो, है ना, किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी क्यों ऑप्शन होना चाहिए। 2 लैंग्वेज फॉर्मूला इज मोर देन इनफ, हमको 3rd लैंग्वेज क्यों सीखनी है
है ना। ये बिजनेस का लैंग्वेज आजकल इंग्लिश हो गया ऑब्वियसली हमारा, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, हम हिंदी को कंपलसरी नहीं बनाएंगे, हमारा मर्जी है, हम लेंगे नहीं लेंगे, हम 2 लैंग्वेज तो एक्सेप्ट करते हैं, 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये इशू अभी रिसेंटली रेज हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट की वन ऑफ द स्कीम है जिसके थ्रू कुछ फंड जो है वो कॉर्पस जो है वो देना था तमिलनाडु को, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मना कर दिया कि हम ये 2000 करोड़ के आसपास का जो कॉर्पस बनता है तमिलनाडु का, ये हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एनईपी के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया है, 3 लैंग्वेज इंप्लीमेंट करनी, 2 नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो एक टाइप काइंड ऑफ ब्लैकमेल हो गया कि हमको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, यू वांट कि भाई 3rd लैंग्वेज तो ऑप्ट करना ही पड़ेगा। 3rd लैंग्वेज में हम तेलुगु को क्यों यूज़ ले, कन्नड़ को क्यों यूज़ ले, कन्नड़ आता नहीं ना, तो कन्नड़ सीखना पड़ेगा, है ना। ये वैसा ही हो गया कि भाई आपको इंग्लिश तो सीखना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ इनका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है कि ये नहीं, यू आर इम्पोजिंग हिंदी ऑन अस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इनका क्लेम है। गवर्नमेंट इज सेइंग कि देखो हिंदी इज़ ए कनेक्टिंग लैंग्वेज, है ना। अगर मैं नॉर्थ इंडिया से जाता हूँ साउथ वाले पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, तो मेरे को हिंदी आएगी, आपको भी हिंदी आएगी, वहाँ हिंदी में कुछ लिख रखा होगा, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। तो मैं अगर ऐसी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कि मेरे को हर तरह की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कन्नड़ आनी चाहिए, है ना, तेलुगु आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, इससे अच्छा एक कॉमन लैंग्वेज ले लो। लेकिन इसका काउंटर ये होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम तमिल सीख लो। लेकिन तमिल तो तमिलनाडु में बोलते हैं, कन्नड़ तो हमारा कर्नाटका वाले रीजन में मेजरली बोलते हैं हमारा, है ना, मेजर लोग, तो वो नॉर्थ इंडिया में तो कोई बोल नहीं रहा है। तो ये आपस में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रन करता रहता है। तो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला पर ज़्यादा फोकस है अदर पर्टिकुलर नॉन हिंदी स्पीकिंग नेशंस का, स्टेट्स का, कि भैया आप क्या करो, इस तरह की पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखो और 2 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रोपोगेट करो, सो दैट हमारा कल्चरल आइडेंटिटी भी जो है वो इंटीग्रेट रहेगा, डिवाइडेड नहीं रहेगा, और उसको भी एक प्रिजर्वेशन का मौका मिलेगा, कंजर्व कर सकते हैं हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को। अगर हम तमिल नहीं सीखेंगे, तमिल टेक्स्ट नहीं पढ़ पाएंगे, तमिल कल्चर के बारे में आइडिया नहीं होगा, कन्नड़ कल्चर के बारे में आइडिया नहीं होगा, कन्नड़ टेक्स्ट नहीं पता होगा, तो धीरे धीरे हमारा कल्चर ही जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो दिस इज़ वाई देयर इज़ अ प्रोटेस्ट कि भाई हम लोग नहीं करेंगे इस तरह का पार्ट, और गवर्नमेंट जो है वो हमको प्रेशराइज नहीं कर सकती। बाकी इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इन द 8th शेड्यूल वो आपको कवर अप करनी है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो वो उसको अच्छे से पढ़ लेना है इसमें से। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट आता है हमारे पास रेपो रेट। देखो रेपो रेट क्या होता है, वो पर्टिकुलर रेट होती है जिसके ऊपर बैंक जो है ना लोन लेता है, या फिर कहते हैं कि मनी बोरो करता है फ्रॉम द आरबीआई। ये कौन है? संजय मल्होत्रा है, न्यू आरबीआई हमारे गवर्नर है। तो रेपो रेट वो पर्टिकुलर रेट है जिसमें कोई बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड ऑल हमारा बोरोइंग करेंगे कुछ पर्टिकुलर मनी की फ्रॉम द आरबीआई, उस पर कुछ आरबीआई भी इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो इंटरेस्ट रेट लास्ट 5 ईयर से थी 6.5%, अब हमने रिड्यूस कर दिए 25 पॉइंट्स और कर दिया 6.25%। और सिग्निफिकेंट इसीलिए क्योंकि लास्ट 5 ईयर में ये फर्स्ट रिडक्शन है ना। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का इन्फ्लेशन से डायरेक्ट हमारा कनेक्शन है। जब बैंक आपको जिस भी पर्टिकुलर रेट पे लोन दे रहा है ना, आरबीआई दे रहा है बैंक को, अगर मान लो आरबीआई ने अपनी रेट्स को इंक्रीज कर दिया, इट मीन्स बैंक के लिए वो जो पर्टिकुलर बोरोइंग है वो कॉस्टलियर हो गई। तो जब बैंक को कॉस्टलियर मिल रही है तो कस्टमर जब लोन लेना आएगा बैंक से तो वो भी कॉस्टलियर हो जाएगी ऑब्वियसली। अगर मार्केट के अंदर ऐसा सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन इज़ टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा महंगाई बढ़ चुका है, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, तो बैंक क्या करता है? लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, मार्केट में जो पैसा है उसको कंट्रोल करता है, और आरबीआई अपनी रेट्स को इंक्रीज़ कर देता है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। रेपो रेट जैसे इंक्रीज़ हुआ तो बैंक के लिए बोरोइंग हमारा कॉस्टलियर हो गया, बैंक की बोरोइंग कॉस्टलियर हो गई, इट मीन्स जो लोन्स है कस्टमर के लिए वो कॉस्टलियर हो गया। तो आप जब लोन लेने जाओगे तो बैंक कहेगा भैया इस रेट पे दे रहा है, आपको ये तो बहुत हायर है, कि हम क्या कर सकते हैं, आरबीआई ने ये डिसाइड किया है, ये तो उनकी रेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप उस समय लोन नहीं लोगे, जितना आपके पास अवेलेबल है सेविंग्स एंड ऑल उसी को नॉर्मल यूज़ करोगे, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें अननेसेसरी कंज्यूम नहीं करोगे। तो क्या होगा, मार्केट में एक लिक्विडिटी कंट्रोल आ जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जब डिमांड ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज आपके पास पैसा नहीं तो डिमांड क्यों करोगे, तो चीज़ें भी हमारा नॉर्मलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वाइस वर्सा मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए कि मार्केट में पैसा आए, बिजनेस लोन लेकर के बिजनेस एक्टिविटी करे, हमारा प्रोडक्ट वगैरह बनाए, बिकॉज डिमांड वगैरह तो हमको देखने को मिल रही है लेकिन सप्लाई नहीं अवेलेबल है ना, हम चाहते हैं लोग पैसा खर्च करें, तो क्या करता है, रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देता है। मतलब जैसे अभी किया 25 पॉइंट्स, तो इससे क्या होगा, लोन चीपर हो जाएंगे बैंक्स के लिए, बैंक के लिए चीपर हो गया बोरिंग, अगर तो लोन आपके लिए कस्टमर के लिए भी चीपर हो गए हमारे, तो लोन इजीली मिल जाएगा लेस रेट के ऊपर, तो आप पैसा लोगे और जा करके परचेजिंग करोगे, मार्केट में पैसा आएगा तो चीज़ें अकॉर्डिंगली वर्क करेगी हमारी, ठीक है। तो ये जो आरबीआई ने यहाँ पर कट किया ना 25 पॉइंट बेसिक पॉइंट वाला पर्टिकुलर पार्ट, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। तो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का क्या इन्फ्लुएंस आता है, ये रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, अब जाएगी डाउन, तो एक एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं, आरबीआई
के गवर्नर उसके चेयरमैन होते हैं, ये डिसाइड करती है। तो ईयर में ये नॉर्मली 3 to 4 टाइम्स मिलती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, बट नॉर्मली 3 to 4 टाइम्स मिलती है आफ्टर एवरी क्वार्टर। और इस तरह से वो चीज़ों को डिसाइड करती है कि क्या चेंजेस करना है एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, आरबीआई आपको पढ़ना है ना। बाकी जो रेट्स है हमारे वो सब कवर अप करने हैं, रेपो रेट क्या होती है ना, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ये सब इजी लैंग्वेज में लिखा है। तो आई डोंट थिंक आपको इसको पढ़ने में ज़्यादा कंसर्न आएगा, आप आराम से इसको कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हमारा। ये बजट आ गया फिर से बीच में छोटा सा, है ना। पेरिस एआई एक्शन समिट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो AI का रेस्पॉन्सिबल यूज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट यूजिंग AI रेस्पॉन्सिबली तो होगा क्या, वो जो टर्मिनेटर मूवी थी ना, वो चीज़ वापस रिपीट होने के चांसेस है। मतलब एक्चुअल में AI विल रूल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी को रूल करेगा वो, है ना। हम बन जाएंगे उनके स्लेव। आज हम उन्हीं को बना रहे हैं जो टर्मिनेटर मूवी में दिखाया था। तो आज भी हमको AI का मिसयूज़ देखने को मिलता है, जो हम ही कर रहे हैं, है ना। चाहे वो डीप फेक हो किसी तरह का, या फिर किसी के कंटेंट का कोई राइटर है, बहुत अच्छा राइटर है, बट उसी के पर्टिकुलर कंटेंट का उसकी स्टाइल को कॉपी करके वैसा कोई बुक लिख देना, किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट की वॉइस को यूज़ लेना, सिंगर एंड ऑल, ऐसी बहुत चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अगर AI अगर सेल्फ लर्निंग बनता रहा और वो हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, जो हम चाहते हैं कि इनका खुद का माइंड हो, खुद सीख से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम बात करते हैं, तो चांसेस रहते हैं वो खुद सीखने लगा तो ह्यूमन बीइंग के लिए शायद वो चीज़ें बेटर नहीं हो, ह्यूमन बीइंग के हमारा ह्यूमैनिटी के लिए बेटर नहीं हो। तो रेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ द AI इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, और ह्यूमैनिटी के लिए ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि AI आएगा तो चांसेस आर देयर कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जाएगी। तो वो कैसे पॉसिबल होगा कि AI आए, जॉब्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए तो जिन लोगों की जॉब जाने का हमारा चांसेस है, उनको हम कैसे स्किल अप करें विद AI के, उनकी रिक्वायरमेंट भी हमारे पास रहे, राइट। तो वो मीटिंग होती है हमारा एवरी ईयर, लास्ट 3 ईयर्स से हो रही है। तो सबसे पहले हुई थी बैलेंसले पार्क लंदन के अंदर, है ना, पेरिस AI एक्शन समिट। फिर हुआ था साउथ कोरिया सोल के अंदर हमारा सेकंड समिट, और उसके बाद ये थर्ड समिट हुआ है पेरिस AI एक्शन समिट, जिसको होस्ट किया था फ्रांस ने, इमैनुअल मैक्रोन है, ये वहाँ के प्रेसिडेंट है, नाम याद रखना है। और को होस्ट था इसका इंडिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस AI समिट को इंडिया होस्ट करने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारा होस्ट होता है वो को होस्ट बन जाता है ऑफ द करंट मीटिंग। तो को चेयर कौन थे इनके, ये याद रखना है, इंडिया एंड फ्रांस, है ना। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नेम भी याद रखना है। जब ये मिले तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर डिस्कशन एंड ऑल किए, तो वो डिस्कशन में हमको चीज़ें याद रखनी है। एक AI डिक्लेरेशन नाम है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर AI बनाना है जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी बेनिफिशियल हो, प्लैनेट के लिए भी बेनिफिशियल हो, इंक्लूसिव ग्रोथ करता हो, सबको बेनिफिट मिले, है ना। AI फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग, जिसमें ह्यूमन राइट का भी ध्यान रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी इंक्लूड होगी, बेटर गवर्नेंस एंड ऑल रहेगा। तो 2 कंट्रीज इस पर साइन नहीं किए, US और UK ने, बाकी 58 कंट्रीज़ ने इसमें साइन किया, क्योंकि उनका ये कहना है इन 2 कंट्रीज़ का कि कुछ पर्टिकुलर रीज़न, जैसे कि यूरोपियन यूनियन एंड ऑल, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव है AI को लेकर के, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किया हमारा। ओवर एक्सेसिव रेगुलेशंस आर देयर। फिर एक कोलिजन फॉर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल AI, कि हम ऐसी पर्टिकुलर AI प्रैक्टिस चाहते हैं जिसमें इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आया। अब AI का और इन्वायरमेंट का क्या कनेक्शन है कि सर AI जो इतने डेटा को प्रोसेस करता है ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीटअप होते हैं। तो पहले तो उनको रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर उनको कूल रखने के लिए, डेटा प्रोसेसिंग सेंटर सर्वर्स को कूल रखने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है हमारा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा उतनी ज़्यादा कोल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कोल से हम आज भी मेजर शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सोलार से सब कुछ पॉसिबल है, जल्दी क्विक लार्ज क्वांटिटी में कोल से मिलता है। तो इतना ज़्यादा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करोगे फॉर सच काइंड ऑफ चैट GPT एंड ऑल काइंड ऑफ जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, तो ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि AI को डेवलप करेंगे, बट सस्टेनेबल हमारा AI होना चाहिए। तो इसको UK ने ज्वाइन किया है कंडीशन के साथ में, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे। अगर नेशनल इंटरेस्ट को कोई हार्म हुआ तो वो विड्रॉ कर जाएगा। US ने तो बिल्कुल क्रिटिसाइज़ किया है कि यूरोप की हमारी अप्रोच से, हम जो यूरोप की अप्रोच से अमेरिका इज़ नॉट हैप्पी। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी किसी से हैप्पी नहीं है, तो क्या ही हो जाएगा। इसके अलावा करंट AI नाम का एक फंड बनाया है इन्होंने, सो दैट किसी को अगर रिक्वायर्ड रहे AI डेवलप करना है, AI को सिक्योर करना है, रेस्पॉन्सिबल AI बनाना है, AI फॉर ऑल बनाना है किसी भी फील्ड में,
तो वो फंड्स प्रोवाइड करेगी हमारी गवर्नमेंट इसको, सो दैट पोटेंशियल हार्म्स एंड ऑल को रिक्वायर्ड रहे, तो उनके लिए जो फंड्स का कमी नहीं हो जाए, ये इन्होंने इंश्योर किया है। तो ओवरऑल $400 मिलियन का ये फंड बनेगा। एज ऑफ नाउ इसके अंदर 2.5 बिलियन के साथ इसको स्टार्टिंग किया है हमारा, तो 400 मिलियन है और टारगेट इज $2.5 बिलियन, तो ये याद रखना हमारा। फिर है पब्लिक इंटरेस्ट AI प्लेटफॉर्म एंड इंक्यूबेटर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाना चाहे लेकिन उसके पास कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, आइडियाज़ तो है लेकिन उसमें जो लूपहोल्स है, जो गैप्स है उसको फिल करने के लिए मेंटोर्स है ऑल नहीं है, तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आइडिया को लेकर आ सकते हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, और यहाँ पर वो कोलैबोरेटिव अप्रोच से आपको टेक्नोलॉजी एंड ऑल सब कुछ मेंटोरशिप एंड ऑल प्रोवाइड करेगी, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। फिर ऑब्जर्वेटरी ऑन द एनर्जी AI एंड डेटा सेंटर, ये भी उन्होंने अनाउंस किया है ना, ये भी इन्होंने अनाउंस किया है कि ओवरऑल क्या होगा, ऑब्जर्वेटरी जो रहेगी हमारा, वो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो AI वगैरह जो यूज़ हो रही है हमारी, वो किस तरह से यूज़ हो रही है, क्या उसका पर्टिकुलर इम्पैक्ट आ रहा है, और साथ ही साथ के अंदर अगर एनर्जी को लेकर के ज़्यादा डिमांड एंड ऑल हमको देखने को मिलता है तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज़ एज सुन एज पॉसिबल, ये उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है।